नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे जनता के फैसले की। 51 सीट पे हुआ उपचुनाव और हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। और इन चुनाव परिणाम उनके मायने क्या हैं, क्या कहा जा सकता है, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया, हुआ क्या, असर क्या हो रहा है उन मुद्दों का, इसको लेकर चर्चा करेंगे। मैं पहले आंकड़ों के साथ में आपको वो रिएक्शन दिखाऊंगा जो दिन भर में खास रूप से नेताओं की आई हैं। जरा सुनिए। इस चुनाव से ये बात तो साबित हुई है, क्योंकि वहां जो जानकारी मिली 28 बूथ ऐसे थे जिसमें अरब में लोग नौकरी करते हैं, बड़ी एक अल्पसंख्यक बिरादरी का बड़ा वोट है। उन 28 वोटों की चुनाव आयोग को समय रहते जानकारी दी थी। वहां पे बड़ी जबरदस्त रिगिंग हुई, 70 से 80% पोल हुआ, एक तरफा हुआ। सरकार और चुनाव आयोग उसको रोकने में नाकामयाब हुआ। तो बहुत सारी चीजें उसका आकलन करेंगे। बाकी राज्यों में जो परिणाम आ रहे हैं, एग्जिट पोल्स के विपरीत जो बढ़त अभी बनाई हुई है कांग्रेस पार्टी के सभी उम्मीदवार, वो अच्छा है। और मुझे लगता है कि जब तक मतगणना खत्म होगी तब तक जितना उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा बेहतर परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। उनकी जो क्योंसर का आम आवाम है उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, और विशेषकर मेरे नौजवान साथियों जिन्होंने सरकारी भय से दूर होके और खुले मन से विकासवाद के मुद्दे पे वोट देके और मेरे जैसे एक आम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कार्यकर्ता को एक विधायक के रूप में चुना। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जनता को। मैं सबसे ज्यादा श्रेय देना चाहूंगी मंडावा की जनता को और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस परिवार को। और जो पृष्ठभूमि मेरे पिताजी की मेरी जो रही है, मेरे पिताजी रामनारायण चौधरी जी ने मंडावा की बहुत सेवा करी, 50 साल तक यहाँ पे कांग्रेस को बनाए रखा, तो श्रेय उनको। अपने जेजेपी, आरएलडी और इंडिपेंडेंट्स और जो भी दल बने हैं, बीएसपी हैं, और सब जो जनादेश मिला है भाजपा, हरियाणा की भाजपा सरकार के खिलाफ, हम सब इकट्ठे होकर एक मजबूत सरकार बनाए। हरियाणा परिवर्तन की राह पर चलेगा, हरियाणा के अंदर एक नया उदेगा। और ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हरियाणा प्रदेश के सत्ता की जो विधानसभा की जो चाबी होगी वो जननायक जनता पार्टी के हाथ में होगी। भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 की पार्टी बनकर आ रही है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और महायुति की सरकार वापस आ रही है। गए 5 साल में जिस प्रकार का हमने काम किया है, जनता ने उसको एंडोर्स किया है, देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व को माना है, और महाराष्ट्र की जनता ने वन वे इस प्रकार का मेजोरिटी देकर वहां की स्थिर सरकार का दावा हम कर सकते हैं। शिवसेना बीजेपी का ही सरकार बनेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। दोनों मिलकर हम सरकार बनाएंगे। बहुमत पूरा मिला है, कुछ सीटें आगे पीछे होती है चुनाव में, उसमें हम अभी उद्धव जी से बात करेंगे। तो चले, चुनाव परिणाम आपके सामने है। और अगर बात कर ली जाए महाराष्ट्र की, तो गठबंधन सरकार बना सकता है, वहां पूरी तरह से उनके मेजोरिटी उन्हें मिल चुकी है। हरियाणा बड़ा पशोपेश में फंसा हुआ है, वहां खट्टर साहब की स्थिति बड़ी अजीबोगरीब स्थिति में पहुंचा दिया। वहां पे वो बहुमत से दूर रहे, लार्जेस्ट पार्टी के रूप में जरूर पहुंच गए, उन्हें दिल्ली तलब भी किया गया है। और दुष्यंत चौटाला तय करेंगे कि वो बीजेपी के साथ जाते हैं या कांग्रेस के साथ में जाते हैं। वो जिसके साथ में जाएंगे सरकार उसी की बन सकती है, लेकिन वहां निर्दलीय या जो अदर्स हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है सरकार बनाने में। तो चले, मेरे साथ इस वक्त चर्चा करने के लिए धर्मवीर जी चंदेल हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। भंवर सिंह शेखावत जी सीपीएम नेता हमारे साथ में हैं। धर्मवीर जी, अगर एक बार के लिए हम राजस्थान पे गौर फरमाएं, तो खींवसर और मंडावा दोनों सीट के परिणाम सामने आ चुके हैं। नारायण बेनीवाल करीब 45 यानी कि 4,500 से, वो करीब रीटा 33,000 वोट से जीती हैं। बड़ा अंतर है, वहां मार्जिन कम हुआ है। दोनों जगह फाइट कहें तो अच्छी थी, लेकिन इस परिणाम को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए कि जो मंडावा सीट रही है वो कांग्रेस की, साथ ही जो वहां की प्रत्याशी रही हैं, जो आज विधायक चुनी गई हैं, रीटा चौधरी के पिताजी की परंपरागत सीट रही है। उनके पिताजी ने कई चुनाव वहां जीते हैं, और 2008 में भी रीटा चौधरी वहां विधायक थी, लेकिन उनका टिकट काटकर तत्कालीन कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान जी को दिया गया, और इससे रीटा जी ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और वहां पर कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। फिर एक दौर आया, फिर रीटा जी ने कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गई। अब ये उपचुनाव था, इस उपचुनाव में एक तो कार्यकर्ताओं की सिंपैथी उनके साथ रही, दूसरा जिस प्रकार रीटा जी वहां सक्रिय रही
सक्रिय होने के नाते उनको विजयश्री मिली। एक दूसरा कारण मैं कहना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति के कारण सीट वो रिक्त हुई, उसी के परिवार के व्यक्ति को चुनाव लड़वा दिया गया, तो लोगों ने लगा कि कहीं ना कहीं परिवारवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। हालांकि रीटा चौधरी भी परिवारवाद से ही आगे बढ़ी हैं, लेकिन वो पुरानी बात हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार जिसके कारण सीट खाली हुई, उसी परिवार की महिला को चुनाव लड़ा दिया गया, तो लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ठीक हम बात करें मुंडावा की, खींवसर की, तो खींवसर में नारायण बेनीवाल के भाई के सांसद बनने से वो सीट खाली हुई थी और उसमें कुछ वोटों से चुनाव जीते हैं, करीब 4000 मतों से। तो मुझे लगता है कि इसका स्थानीय निकाय चुनाव पर अधिक असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो स्थानीय निकाय चुनाव नवंबर में प्रस्तावित हैं, वो चुनाव मुख्य रूप से स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं। पानी कैसा आता है, बिजली की क्या समस्याएं हैं, सड़क कैसी है, स्वास्थ्य की क्या व्यवस्थाएं हैं, आवागमन के क्या साधन हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो लोग चुनाव लड़ते हैं वो लोग भी स्थानीय होते हैं, गली मोहल्ले के लोग होते हैं, जो स्थानीय रूप से मतदाता उनको जानते हैं, और जो कैंडिडेट होते हैं वो भी एक दूसरे को पहचानते हैं। तो ऐसे में मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं कि जो परिणाम आज आया है और जो नवंबर में 49 स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे, उसमें कोई ज्यादा उसका इन्फ्लुएंस रहे ऐसा मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन दूसरी बात और कहना चाहूंगा कि संभव हो सकता है कि राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर मतदाता कुछ इन्फ्लुएंस रहे, कुछ प्रभावित हो। कितना असर पड़ेगा ये तो चुनाव का जब परिणाम आएगा स्थानीय निकाय का, उस पर हमें दिखाई पड़ेगा। लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि चाहे वो पंचायत राज का चुनाव हो या स्थानीय निकाय का चुनाव हो, वो चुनाव नितांत स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाता है, व्यक्ति की पसंद और नापसंद पर चुनाव लड़ा जाता है। और उस चुनाव में मतदाता उस कैंडिडेट को भली प्रकार जानते हैं, उसके अतीत को जानते हैं, उसकी कार्य प्रणाली को जानते हैं, उसकी पद्धति को जानते हैं कि जो व्यक्ति हमारे सामने चुनाव लड़ रहा है उसका अतीत कैसा रहा है। जी, मैं भंवर सिंह जी के पास जाना चाहूंगा एक बार। भंवर जी, इस परिणाम को लेकर के क्या कहेंगे आप? हालांकि आपकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ी यहां पे, लेकिन आपका एक राजनीतिक एक्सपीरियंस है, उस नाते मैं जानना चाहता हूं कि क्या रहा ये परिणाम, को किस तरह से देखा जाना चाहिए? देखिए, वैसे तो इन दोनों सीट के चुनाव से कोई सत्ता पे फर्क पड़ने वाला था नहीं। राजस्थान में विधानसभा की उपचुनाव सीटें तो कांग्रेस के लिए होने को कुछ था नहीं, क्योंकि दोनों सीटें कांग्रेस की थी नहीं। तो उसमें जो नुकसान हुआ वो बीजेपी का ही हुआ राजस्थान में, कि जो सीट मंडावा की थी वो उनकी थी, और एक पैराशूट कैंडिडेट वो लेके आए जो पहले कांग्रेस ही थी खुद, और उसको बीजेपी से उन्होंने टिकट दिया। इसको लेके काफी वहां पर विरोध भी रहा उसका मंडावा में, और राजेंद्र राठौड़ को पसंद के आधार पर यह टिकट दिया गया था। तो राजेंद्र राठौड़ ने आज अपने माना भी कि वो हम कामयाब यहाँ नहीं हो पाए, क्योंकि उन्होंने बहाना भी ये बनाया कि नारायण जी की बेटी थी और 9 बार के वो विधायक रहे, और हमेशा से ये केवल 1 बार के छोड़ करके बाकी हमेशा जो है कांग्रेस की सीट रही है। तो इसलिए ये परिणाम तो यहाँ का तो पहले दिख रहा था। वहां जो है खींवसर के अंदर, उसमें दिख रहा था कि बराबर की टक्कर है, जैसा कि अपन कल भी विचार कर रहे थे कि वहां बराबर की सी टक्कर नजर आ रही थी। तो वहां काफी ग्राफ नीचे हनुमान बेनीवाल का है। हनुमान बेनीवाल ने गारंटी दी थी कि दोनों सीट में जिता दूंगा, नहीं तो मैं लोकसभा की सदस्यता भी छोड़ दूंगा। तो पता नहीं वो क्या करेंगे। 50 लेकिन उसमें कुछ कंडीशन रखा था, 50 में फंस गए वो, 50-50 में फंस गए हैं, इसलिए उनका भाई वहां से जीता है। और ये भी है कि भाई भतीजावाद का जो लगातार विरोध करते रहे थे वो खुद ही हनुमान बेनीवाल, वो भी भाई भतीजावाद में ही फंस गए। अपने ही भाई को उन्होंने वहां से टिकट दिलाया, और उसी का कारण भी रहा है कि जहां उन्होंने पहले 30-35 हजार की लीड ली थी, वहां आज 2000 की लीड भी उनके लिए संभव नहीं हुई उन सीटों, उन इलाकों के अंदर। तो ये जो राजनीति का है, इसका कोई राजस्थान की राजनीति पे ज्यादा कुछ नहीं है। ये जरूर है कि कांग्रेस को इससे 1 सीट और बहुमत की बढ़ गई है, और कांग्रेस का मनोबल भी बढ़ा, क्योंकि वहां भी उन्होंने बराबर की टक्कर दी है। बीजेपी को जो है देखा जाए तो ओवरऑल नुकसान ही प्रदेश में हुआ है। चलिए, पंकज जोशी साहब हमारे साथ में है, भाजपा नेता इस वक्त। पंकज जी, राजस्थान के रिजल्ट को लेकर के क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, राजस्थान की जो हमारी आशा थी, आशा के विपरीत चुनाव जो है रिजल्ट मिला है, लेकिन फिर भी 1 सीट हम जो है खींवसर सीट जो है हम अपने सहयोगी दल के साथ जीतने में सफल रहे हैं, और एक जो दूसरी सीट थी वो सीट जो है हमने लूज करी है। लेकिन उसमें कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा कारण तो स्थानीय कारण थे, क्योंकि चुनाव में यदि आप देखेंगे तो रीटा चौधरी जी पहले भी चुनाव लड़ी थी विधानसभा में, और वो कुछ ही मतों से हारी थी। हो सकता है सिंपैथी रही हो सकता है अदर कुछ चीजें रही हो। कार्यकर्ताओं ने काफी मेहनत की वहां पर, लेकिन जो है
वहां चुनाव नहीं जीत पाए एक मंडावा सीट पे, लेकिन एक सीट पे जो हम चुनाव जीते हैं। पंकज जी, ये स्वीकार किया जाना चाहिए कि मंडावा में आप लोगों ने जो प्रयोग किया, वहां आपके वर्कर थे, टिकट मांग भी रहे थे, टिकट नहीं दिया, सुशीला सिंगड़ा जी को आप लेकर के आए, क्योंकि हार जीत देखिए अलग बात है, लेकिन आज बीजेपी के मूल वर्कर को इस बात का मलाल नहीं होता कि हारना था तो फिर अपनों पे दाव खेलना चाहिए था। नहीं, देखिए हारना नहीं था। देखिए कई बार सीटें, देखिए कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं, स्थानीय कारण के बन जाते हैं, जिन कारण से जो है सीट नहीं जीती। और राजनीति में ये जो कारण है लोकतंत्र में, वो कई बार ऐसे बनते हैं कि लगता है कि सीट जो है इनके देने से ही जो है निकलेगी। तो जिन चीजों पे बनाई जाती है, जिन चीजों पे पहले वो किया जाता है, अब वो जरूरी नहीं है कि उन सीटों पर जो है परिणाम जो है प्रत्यक्ष रूप से ठीक आ सके। तो कभी भी जो है लोकतंत्र में इन चीजों का वो नहीं रहा है, क्योंकि आदमी हमेशा एक्सपेक्टेशन अच्छी करता है, अच्छे के लिए काम करता है। और ये चुनाव भी जो है मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देख के दिया गया था, लेकिन सरकार होने के कारण, सरकार की मशीनरी का उपयोग होने के कारण, और जो है सभी चीजों का देखते हुए बहुत सारे जो हो सकता है स्थानीय कारण भी रहे हों। वैसे सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होता है इलेक्शन में? देखिए निश्चित रूप से होता है सरकार में। आप खुद इस चीज को है कि जो है, क्योंकि हमने तो लोग शिकायत भी की है कि जिस तरीके से वहां। और दूसरी चीज देखिए, मैं फिर एक चीज कह रहा हूं कि ये जो सीट जीती है वो एक तरीके से कांग्रेस की सीट न जीत करके रीटा चौधरी जी की जो है इंडिविजुअल सीट जीती है। क्योंकि दो कारण बड़े इसमें देखिए कि यदि ऐसा ही कारण होता तो आप 3-4 दिन पहले की आपने देखा हो तो जो पत्रिकाओं में न्यूज छपी उसमें जो है सचिन पायलट साहब ने जो है वहां पर शिकायत भी की है अपने आला कमान से कि वहां के कई बड़े नेता जो थे, जो सरकार में है, उन लोगों को वहां जाने के लिए कहा गया, लेकिन वो नहीं गए। इनकी शिकायतें भी उन्होंने की है और कई चीजें जो आपस में थी उन चीजों का जो है उन्होंने वर्णन किया है। लेकिन आज क्योंकि लोकतंत्र का पर्व है और लोकतंत्र के पर्व पे जो दोनों सीटों पर चुनाव हुए हैं, तो जो भी मतदाता ने वोट दिया है उसको स्वीकार करते हैं। चलिए अब बात हरियाणा की करते हैं। हरियाणा पे सबकी निगाहें टिकी हुई है, उत्सुकता बढ़ती जा रही है कि हरियाणा में होगा क्या। मैं धर्मवीर जी, हरियाणा और महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में एक बार आपसे जानना चाहूंगा कि यहां बड़े भूते के साथ में बीजेपी ने कहा था, सामने किसी को कुछ समझा नहीं जा रहा था और ये लग भी रहा था, मीडिया को भी लग रहा था, एग्जिट पोल हो सब, और एक दावा किया जा रहा था खट्टर की तरफ से कि 75+ हम लोग लेकर के आएंगे। इसी तरह से महाराष्ट्र में भी बताया जा रहा था कि गठबंधन 200+ जाएगा। ये सारे आंकड़े धराशायी हो गए। यहां कांग्रेस को आज कुछ मलाल हो सकता है कि अगर हम थोड़ी मेहनत पहले करते, शायद हो सकता है हरियाणा में सरकार क्लियर मेजोरिटी के साथ बना पाते। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने मान लिया था कि जो 2 स्टेटों में चुनाव हो रहे हैं वहां कांग्रेस अच्छी कामयाबी दर्ज नहीं करा पाएगी। इसका असर कार्यकर्ताओं में भी पड़ा और जिस प्रकार मुस्तैदी से जो कार्यकर्ता हरियाणा में जुड़ता, जिस प्रकार वहां पर एक रणनीति के तहत चुनाव लड़ा जाता, तो परिणाम और अच्छे हो सकते थे, जो कांग्रेस अब मान रही है। मैं यह महत्वपूर्ण बातें कहना चाहूंगा कि इस हरियाणा के परिणाम से 2-3 बातें क्लियर हो गई, क्योंकि एक दौर में देवीलाल जी हरियाणा की राजनीति के एक शौर्य पुरुष थे, एक युग पुरुष थे। हालांकि वो मुख्यमंत्री 2 बार रहे, लेकिन उनके पुत्र 4 बार वहां के मुख्यमंत्री रहे और जिस प्रकार हरियाणा की राजनीति को उन्होंने प्रभावित करने का कार्य किया, वो बहुत ही दृष्टिगोचर होता है और रेखांकित करने योग्य है। लेकिन उनके देहांत के बाद उनके पुत्र भी एक बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन एक घोटाले में फंसने के कारण ओम प्रकाश चौटाला, उनके बड़े पुत्र अजय चौटाला जेल में बंद हैं। लेकिन पिछले साल एक रैली के दौरान ओम प्रकाश चौटाला जी बेल पर बाहर आए थे, बेल पे नहीं, वो पैरोल पे बाहर आए थे और पैरोल पर बाहर आने के बाद उन्होंने रैली के दौरान ही अपने बड़े बेटे, जिसे अजय चौटाला के नाम से हम जानते हैं, और उनके पुत्र जो आज हरियाणा में किंग मेकर के रूप में उभरे हैं, उनको पार्टी से निकाल दिया। उनको पार्टी से निकालने के बाद उनके पुत्रों ने, यानी कि ओम प्रकाश चौटाला के दोनों पुत्रों ने मिलकर एक पार्टी बनाई, जननायक जनता पार्टी। ये माना जा रहा था, देवीलाल जी के नाम से, ये माना जा रहा था कि ये पार्टी कुछ अच्छा करेगी। हालांकि जो ओम प्रकाश जी चौटाला को उनके पिताजी ने पार्टी दी थी, राष्ट्रीय लोकदल, उसका संचालन उनके छोटे बेटे कर रहे थे, ओम प्रकाश जी चौटाला के छोटे बेटे अभय चौटाला। लेकिन जब परिणाम आया है तो परिणाम कहीं ना कहीं जेजेपी को पुनर्जीवित करने का परिणाम है। कहीं ना कहीं हमें लगना चाहिए कि आने वाले समय में यह पार्टी एक मजबूत आधार स्तंभ बन सकती है हरियाणा में। जो एक शून्य जो उत्पन्न हुआ था ओम प्रकाश जी चौटाला की जेल यात्रा के दौरान, बिल्कुल उस शून्य को भरने का प्रयास किया गया है और एक नई किरण फूटी है। अब रही बात कि वहां सरकार कौन बनाएगा, तो उसमें दोनों ही प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस ये प्रयास कर रहे हैं कि जेजेपी से तालमेल करके
हम सरकार बना लें। अभी ये भी सूचना आई है कि जो हरियाणा के निवर्तमान मुख्यमंत्री है वो भी राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है और निश्चित रूप से राज्यपाल से वो मिलेंगे तो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, क्योंकि जो एसआर मुंबई वाला फैसला है वो फैसला ये कहता है कि जो पार्टी जो सदन में लार्जेस्ट पार्टी होगी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को वो पहले आमंत्रित करेंगे, उसके बाद वो सदन में अपना बहुमत सिद्ध करेंगे। बहुमत सिद्ध करने के बाद क्या होता है उसके बाद वो तय किया जाएगा। तो ऐसे मुझे लगता है कि जो हरियाणा के राज्यपाल है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को आमंत्रित करेंगे। चले यहाँ, लेकिन एक मैं जन टीवी की स्क्रीन पे देख रहा हूं उद्धव ठाकरे का ये बयान 50-50 वाला जो है, ये कुछ कांग्रेस माफ करेगा बीजेपी को कुछ डाल सकता है परेशानी के लिए। मैं आपको योगेंद्र जी थोड़ा अतीत में ले जाऊंगा। एक दौर ऐसा था जब महाराष्ट्र में शिवसेना बड़े भाई के रूप में और भारतीय जनता पार्टी छोटे भाई के रूप में काम किया करते थे। मनोहर जोशी जो वहां के पहले मुख्यमंत्री बने, शिवसेना और भाजपा के सहयोग से जब बने तो वो शिवसेना से आते थे मनोहर जोशी, वो मुख्यमंत्री बने और गोपीनाथ मुंडे को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। यानी कि राजनीति में कहीं ना कहीं शिवसेना आगे थी, वहां बड़े भाई की भूमिका में थी। लेकिन केंद्र में एनडीए की सरकार बनने के बाद जब चुनाव हुए आज से ठीक 5 साल पहले, तो बीजेपी ने जो ग्रोथ किया उस ग्रोथ में सबसे अच्छा बीजेपी पक्ष में ये गया कि जो बड़े भाई के रूप में शिवसेना थी वह घटकर वो छोटे भाई की भूमिका में आ गई और बीजेपी बड़े भाई के रूप में स्थापित हो गई। बाद में जब वह मंत्रिमंडल गठन हुआ उसमें भी काफी विरोधाभास रहा। बाद में भी एनडीए के जब प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दोबारा शपथ ली गई तब भी उन्होंने आनाकानी की, वो काफी विवाद का विषय था। गतिरोध आपसी जो था या मनमुटाव था वो फ्रंट में आने लगा। मैं एक बात कहना चाहूंगा, आज को रिलेवेंट नहीं है लेकिन मैं याद करना चाहूंगा सामना के वो आलेख जो अक्सर छपा करते थे जिसमें सीधे सवाल फडणवीस से दागे जाते थे और वो मुस्कुराता चेहरा जो अपनी मुस्कुराहट के साथ जवाब देता। मैंने कभी भी सामना के खबरों पर मीडिया से जब बातचीत करते थे फडणवीस को इरिटेट नहीं देखा मैंने कि वो कोई इस तरह का रिएक्शन दें कि कल के लिए मुश्किल खड़ी हो सके। बहुत तीखे सवाल किए गए शिवसेना की तरफ से, सामना की तरफ से, लेकिन कभी भी फडणवीस मुझे इरिटेट नहीं देखे। तो ये राजनीतिक सूझबूझ कही जा सकती है फडणवीस हालांकि वहां पर संघ के वो स्वयंसेवक रहे हैं, लंबे समय तो विद्यार्थी परिषद अन्य संगठनों में काम किया है, तो उनको धीर गंभीर एक नेता के रूप में जाना जाता है। और आपको ये ध्यान होगा कि ठीक 5 साल पहले जब वहां चुनाव परिणाम आया था तो ये नहीं माना जा रहा था कि फडणवीस मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार हरियाणा में एक नए चेहरों को पेश किया गया ठीक उसी अंदाज में महाराष्ट्र में भी फडणवीस को आगे करके मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि बीजेपी में से अनेक लोग थे जिनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता था, लेकिन उनकी कार्य पद्धति को देखते हुए मैं यहाँ ये कहने में गुरेज नहीं करूंगा, कहीं ना संघ के दखल के देने से ही फडणवीस को वहां कमान दी गई और फडणवीस ने अपने कार्य पद्धति के आधार पर अच्छा परफॉर्म किया है। ये उनका ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक सूझबूझ जो रही है, राजनीतिक सूझबूझ रही है। और एक दौर ऐसा था कि मराठा में जो आंदोलन वहां हुआ आरक्षण को लेकर, जिस प्रकार महाराष्ट्र की सड़कों पर एक बिगुल बजाया गया, जिस प्रकार किसानों की समस्याओं को लेकर एक लंबी पदयात्रा चली, तो ये लगने लगा था कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री फेलियर साबित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति हरियाणा में भी थी क्योंकि हरियाणा में जो जाटों का आंदोलन था उससे लगने लगा था कि कानून व्यवस्था पूरी तरह तहस नहस हो गई है, चौपट हो गई है, तो निश्चित रूप से दोनों मुख्यमंत्रियों को बदला जाएगा, आज नहीं तो कल बदला जाएगा। लेकिन दोनों ने उस स्थितियों को पूरा किया, उस स्थितियों को निपटते हुए कार्यकाल पूरा किया। मैं लौटूंगा आपके पास में वापस धर्मवीर जी। मैं एक बार श्याम सुंदर शर्मा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम जी, इन पूरे ओवरऑल परिणाम को लेकर के मैं एक राजस्थान के जो चुनाव परिणाम है उनका और महाराष्ट्र हरियाणा को लेकर एक छोटा रिएक्शन चाहूंगा आपसे। देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार से पहले बहुत सारे बातें ऐसी हो रही थी कि बीजेपी फिर % बहुमत लाएगी और बहुत सारी बातें सुनने को मिल रही थी, एग्जिट पोल भी बहुत सारी चीजें बोल रही थी, लेकिन आज जिस प्रकार की मतदाताओं लोकतंत्र हमेशा जीतता है, आपने देखा होगा राजस्थान में भी भाजपा से छीन ली एक सीट, भाजपा की मूल रूप से सीट थी और छीन ली, और आरएलडी को जो इन्होंने समर्थन दिया था वो बड़ी मुश्किलों से लाज बचा पाए। बहुत जो सतीश पूनिया बार बार कह रहे थे कि हम तो जीतेंगे और हमने ये कर दिया वो कर दिया, तो उनके पर आज जन्मदिन के अंदर खलल तो हुआ उनके बीच। नहीं, बड़े अच्छे से मनाया जन्मदिन, तो काफी भीड़ थी। जन्मदिन मनाया, आप देखिएगा कि पार्टी की ये स्थिति होने के बाद भी जन्मदिन बना रहे हो आप, कम से कम सोचते तो सही क्या स्थिति हो गई आपकी। आप पहली बार आप जाट नेता कोई प्रदेश अध्यक्ष बना और मनोनीत करके उन्होंने कहा कि 18 से क्या 22 जिले उन्होंने दौरा भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, और वहां जाकर के कह रहे थे
कि हम तो वोट दिखाएंगे और वोट करके दिखा देंगे, लेकिन आज जो लाज बचाई है हनुमान बेनीवाल ने किस तरह से कहा है कि भाजपा ने हमको धोखा दिया, तरीके से काम नहीं किया इन लोगों ने, इसका परिणाम है कि हम 50,000 से लोकसभा में जीते और आज क्या स्थिति। हाँ, 55,000 से उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीते थे तो और 45 4,500 पे रह गए। तो आप बताइए कि क्या स्थिति बन रही है। मैं कह रहा हूँ कि आज मुख्यमंत्री जी बड़ी तरकीब से कह रहे थे हम जीते नहीं तो कोई बात नहीं, तो हारे भी कोई ऐसे नहीं है कि उनको बता दिया आईना कि किस प्रकार से स्थिति थी। वो तो कह रहे थे अगर संगठन और तरीके से लगता तो हम जीत भी सकते थे जी। और रीटा का जीतना मतलब 33,000 वोटों से जीत सकती है, इनको तो पता ही था कि ये तो दहेज वाली साइड वाली को लेकर के टिकट दे दिया इन्होंने। और आज जो स्थिति बनी, देखिए आज राजेंद्र राठौड़ की हार हुई है, ये सिंगड़ा की हार नहीं कही जा सकती। मैंने यही कहा। उन्होंने कहा उनको सिंगल फ्रीडम थी पूरी। अब वो कह रहे थे बार बार कि हम तो अपने कुनबे को जोड़ते हैं और वो कुनबा हमारा लग करके उसको जिता देता है और बता देता है, लेकिन हम भाजपा के मूल कार्यकर्ता ने बता दिया कि हमारी आपने अगर अनदेखी की तो हम यही परिणाम करके दिखाएंगे। आने वाले से हरियाणा में तो ये बहुत कूद रहे थे, उछल रहे थे कि हम ये कर देंगे। त्रिशंकु वहां पर आ गई। अब त्रिशंकु आने के बाद भी अब भी कह रहे हैं कि कब्जा तो करने, क्योंकि हेलीकॉप्टर तो बहुत है इनके पास। नहीं, लार्जेस्ट पार्टी भी है। एसआर बोमई केस तो यही कहता है। मेरी बात सुनो ना, लार्जेस्ट पार्टी तो है, लेकिन जब सब मिल गए उधर नहीं, ये तो 2 सीट हो तो भी लार्जेस्ट हो जाते हैं। आप वो छोड़ दो, क्योंकि देखिए लार्जेस्ट नहीं, बोमई केस धरे रहते हैं। गोवा में किसने बुलाया, गवर्नर ने बोमई केस धरा रह गया। क्योंकि इनके पास जितना पैसा है वो किसी के पास नहीं है। सही बात है। वो तो आप कह नहीं सकते, निर्दलीय कहेंगे 20-20 करोड़ लो, हम तो हमारा 2 सीट पे सरकार बना लेते तो कब एसआर बोमई केस लागू हो रहा है। आज पंकज जी को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि भाजपा की जो राष्ट्रवाद वाली धारणा थी और कह रहे थे कि राष्ट्रवाद से जीतेंगे, और चुनाव से एक दिन पहले ही फिर एयर स्ट्राइक करके कह दिया देखो हम तो राष्ट्रवाद है और घुस के मारेंगे। हाँ। उसके खुद नहीं बचा पाए अपने। तो ये बड़ी स्थिति खराब है। देखिए नरेंद्र, ये मतदाता के स्ट्राइक कहें, सर्जिकल स्ट्राइक। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को अब सोचना पड़ेगा, या तो आप गुजरात में क्या वो भी बता दो। आप देखिए कि सांसद का चुनाव हार गए महाराष्ट्र में, ये स्थिति देखिएगा क्या होगा। गुजरात में सीटें हार गए 4। अरे मुंडे की विधानसभा हार गई, पंकजा मुंडे अच्छे वोटों से आ रही है वो। यहाँ क्या है कि ये जो कह रहे सपने देख रहे थे ना, अब शिवसेना इनको आग दिखाने लग गई है। सीएम की डिमांड कर उन्होंने कहा कि ऐसा है कि 2.5 साल हम 2.5 साल पहले तो वो कह रहे थे सीएम पहले 2.5 साल हमारा सीएम होगा। स्थिति ये हो रही है कि फडणवीस की मेहनत तो की उसने, लेकिन उनकी मानी नहीं, एक साथ लड़ लिए। एक साथ लड़ने का परिणाम भाजपा को धोखा हो गया। भाजपा सपने में नहीं सोच रही थी कि इतनी वो भी ले जाएंगे। तो एनसीपी भी पीछे से कह रही है अब हम सपोर्ट देंगे, कांग्रेस कह रही है कि तुम बना लो, हम तो भारतीय तुमको परमानेंट सीएम बना। देखिए क्या ये देश की दिशा दे गया चुनाव। अब आने वाले समय में मोदी जी को सोचना पड़ेगा, केवल राष्ट्रवाद से काम चलने वाला नहीं है। अब आपको आर्थिक आधार पर जो कुछ किया है आपने, उसके परिणाम सामने आने लगे हैं। लोग सोचते हैं, लोग सोच समझ के वोट देते हैं। अब भाजपा ये नहीं सोच ले कि इकलौती पार्टी है जो कि वो केवल मोदी जी के और शाह के नाम पर जीत जाएंगे। नहीं, अब लोकतंत्र जीता है। लोकतंत्र ने बताया है कि आपकी किसी की भी तानाशाह प्रवृत्ति नहीं चलेगी। आप या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहिए या गृह मंत्री रहिए, एक तो सोच कीजिए। आप दोनों पैर में नाव में पैर रख के चलोगे तो यही स्थिति बनेगी। इसलिए फिर भाजपा को अब बहुत सोचना पड़ेगा और उनके मूल रूप से जो कुनबा है, आरएसएस है, उसको तरजीह देनी पड़ेगी। और बाहर के लोगों को ला करके जो कुनबा इकट्ठा करके आप देख रहे थे कि हम तो गमला जो भी फूल लगाएंगे वो प्रफुल्लित होकर के सुगंध देगा, सुगंध नहीं दे रहा, उसड़ने लगा है। ऐसी स्थिति में मैं कह सकता हूं कि बीजेपी को अब फिर एक बार अपनी विचारधारा, अपने सारी चीजों को सोचना पड़ेगा और राज्यों की स्थिति को सुधारना पड़ेगा। अब जो कह रहे थे ना अशोक गहलोत को बार बार ये कह रहे थे कि भाई आप चंडीगढ़ में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, क्योंकि चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री ने। श्याम जी, मैं रेगुलर रखूंगा आपको यहाँ पे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं हम जनता के फैसले की। यह एक रोचक बात हो रहा है श्याम जी, ओवैसी ने नॉर्थ इंडिया में भी खाता खोल दिया है, बिहार में एक सीट जीता ले गए हैं वो। देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि जिस प्रकार से
भाजपा ने जो आक्रामक रूप दिखा करके अपने आप को स्थापित करने का प्रयास किया, वो फिर अब देखिएगा, पहले अमित शाह को कहते थे भाजपा आई कांग्रेस गई, भाजपा आई कांग्रेस गई, पहले 3 स्टेट में रुकी, अब फिर 2 स्टेट में जो हाल बने हैं उससे इस देश में फिर चिंता का विषय इनके सामने। और अभी कर्नाटक भी खतरा ही है, क्योंकि बाई इलेक्शन भी नहीं हुए हैं, बाई इलेक्शन नहीं करा पाए, कर्नाटक में नहीं हुआ। अभी देखिए कि ये बहुत सारे, देखिए 62 जगह जो चुनाव हुए हैं, 18 राज्यों में चुनाव हुए, उपचुनाव, उसमें भाजपा की स्थिति अच्छी नहीं है। गुजरात में 4 सीट बीजेपी कांग्रेस लगे, ऐसी स्थिति बन रही है। अब ये डिक्लेयर हो गई 4, अब देखिए 3 डिक्लेयर नहीं, 4 आगे चल रही, 4 डिक्लेयर कर दी। मैं पंकज जी को कह रहा हूं कि आप अपने नेताओं को अगर यहाँ से कुछ संदेश भेज सको कि आप अपनी तानाशाह रुख को छोड़ो और मूल कार्यकर्ताओं को सोचो समझो। आपने वसुंधरा जी को साइडलाइन तो कर दिया, वो साइडलाइन हो गई तो भाजपा भी साइडलाइन हो गई आदि। तो अगर उनको रखा होता तो निश्चित से हो सकता हो कि दोनों सीटें, क्योंकि अब सिंगड़ा तो कोई थी नहीं इस फील्ड में, ये तो नरेंद्र कीचड़ को भी वो लेके आई थी, वो तो निर्दलीय जीता था। उन्होंने कहा कि नहीं भाजपा, उन्होंने विरोध किया था कि नहीं तुमने कैसे दे दिया, तो भाजपा का वो विधायक बना, फिर सांसद बन के चला गया और उसके पुत्र को नहीं दिया और उन्होंने आपने दूसरे को आपने टिकट दे दिया, तो वहां भाजपा का मूल कार्यकर्ता ने काम नहीं किया। और रीटा चौधरी हारने के बाद भी वो लगी रही और अपने पिता की विरासत जो पुरानी है, 7 बार उनके पिता जीते और उसके बाद खुद दूसरी बार जीत करके, और जिस तरह से जीती है, अब जो सोच नहीं सकता था कि 33,000 वोटों से भाजपा हारेगी, क्योंकि भाजपा का तो वहाँ एक राउंड में भी पीछे नहीं गई, एक बार वो जीते, एक राउंड में 2000 उससे जीते। तो इसलिए भाजपा का तो वो बार रीटा चौधरी को मैं सुन रहा था, वो कह रही थी कि मेरे लिए तो राजेंद्र राठौड़ लक्की रहते हैं और वो झुंझुनू में आते हैं लक्की है, तो हम जीतते हैं वो हारते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसा लग रहा है कि भाजपा अपने संगठन को नई तरजीह दे रही है। वो संगठन जिस प्रकार से कामकाज करना चाहिए था वो नहीं है। देखिए, मैं श्याम जी आऊंगा आपके पास में, एक बार धर्मवीर जी के पास जाना चाहूंगा। धर्मवीर जी, ये चुनाव परिणाम 2-3 चीजें इंगित कर रहे हैं। एक तो जैसे पिछले कुछ समय से ट्रैक चल पड़ा कि राज्यों में भी नेशनल इश्यू चलने शुरू हुए, लोकल चुनाव भी है तो बीजेपी 370 सर्जिकल स्ट्राइक उनको उपयोग में ले रही थी। आपने काम किया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं, चुनी हुई सरकार है, कोई बैठने कोई नहीं जाता है, जितना जिसके बूते में होता करता भी है। लेकिन अब लगता है कि बीजेपी को अपनी रणनीति में थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। दूसरी ओर एक बात यह भी लगातार कही जा रही थी कि जिन राज्यों के अंदर चुनी हुई सरकारों को बीजेपी अस्थिर करने की कोशिश कर रही है, कमलनाथ का अपना कोई एक इश्यू है जिसकी वजह से हो सकता है कि वहां डिस्टर्ब नहीं हो रहे, कर्नाटक हो चाहे गोवा हो या फिर असम हो, कई ऐसी जगह रही जहां पे तोड़ फोड़, और ये बीजेपी अपने ट्रैक पे चले जिस आइडियोलॉजी को लेकर के चल रही थी। आई थिंक अगर ये सब करने की कोई आवश्यकता मुझे नहीं लगती कि बीजेपी को है, और बीजेपी को वास्तव में आत्मचिंतन करना चाहिए कि हम इस ट्रैक पे क्यों जा रहे हैं जिसपे कभी कांग्रेस चल रही थी, जिसका अटल अडवाणी ने विरोध किया, आज वो बीजेपी अपना रही है उस मॉडल को। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा है कि इस देश में यदि 356 का जितना दुरुपयोग कांग्रेस के शासन में हुआ है, उस 356 का जब भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ तब से उन्होंने विरोध शुरू किया और जब तक सत्ता में नहीं आए तब तक वो विरोध जारी रहा। लेकिन आज उसी को अपनाया जा रहा है, उसी 356 के पद चिन्हों पर आगे बढ़कर सरकारों को अस्थिर करने की योजनाएं बनाई गई हैं, बनाई जा रही हैं और बनाई जाती रहेंगी, क्योंकि ये मानते हैं कि उन्होंने किया तो हम भी करेंगे। राजनीति में आज एक नया मुहावरा चल निकला है कि जब कांग्रेस ने किया है तो हम क्यों नहीं करें, क्योंकि प्रतियोगिता, आप स्वस्थ प्रतियोगिता कीजिए। आप जिसका विरोध कर रहे हैं, जिसका विरोध कर रहे हैं, आपका निर्माण ही कांग्रेस की कार्यशैली का विरोध करने से हुआ। जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो विरोध, भारतीय जनता पार्टी का जन्म ही कांग्रेस की नीतियों का विरोध करने को लेकर हुआ, और जो पुष्पित और पल्लवित हुई उसे बहुत बड़ा योगदान कांग्रेस की नीतियां रही। लेकिन आज लगता है कि कहीं ना कहीं उनको भी वो आत्मसात करने में गुरेज नहीं कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को आज एक बार पुनः विचार करना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हमें कहीं ना कहीं तो लाइन तय करनी होगी कि हम राज्य भवनों में बैठे हुए लोग सरकार बनाएंगे या जो चुनकर प्रतिनिधि आएंगे वो तय करेंगे हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है ऐसा मुंबई मामले में कि राज्यपाल की भूमिका सरकार बनाने में नहीं होगी, लेकिन राज्यपाल सिर्फ जो सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के नेता को बुलाएंगे वो सदन के फ्लोर पर तो होगा, ना कि राजभवन में तो होगा। तो इस पर सरकार जो आज केंद्र में है
या जो राज्यपाल हैं उनको स्वविवेक से फैसला लेना चाहिए कि संविधान इस बारे में क्या कहता है। दूसरों ने गलत किया तो हम क्यों करें, अपना रहे हैं, बिल्कुल ठीक हमें बात है। अपनाना नहीं चाहिए। एक राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में मेरा यह मत रहा है कि जो बात सैद्धांतिक रूप से है, जो संविधान कहता है, हमें संविधान को फॉलो करना है। यदि कोई नेगेटिविटी पनपी है, कोई नकारात्मक, तो उसे फॉलो नहीं करना चाहिए। अदरवाइज जिसके खिलाफ आप उंगली उठा रहे हैं, आपको कहने का कोई अधिकार नहीं है, उनको कोसने का कोई अधिकार नहीं है। वही काम आप कर रहे हैं जिसके आप आज तक खिलाफत करते आए हैं। बिल्कुल सही बात। यदि ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि उन लोगों की भावनाओं पर कुठाराघात होगा जो मानते थे कि सिद्धांततः ही काम होने चाहिए। क्योंकि मैं भी इस बात का कड़ा विरोधी रहा हूं, विरोध करता हूं कि निर्वाचित प्रतिनिधियों का चुनाव वो किसको चाहते हैं, उनका मुख्यमंत्री कौन हो, वो सदन के फ्लोर पर तय होना चाहिए, ना कि राजभवन में तय होना चाहिए। ये मेरा स्पष्ट मानना और रहा ये है। परंपरा चलती रही तो ये मुझे लगता है कि मुश्किल होगा, लोकतंत्र के लिए मुश्किल है। जो राज भोग के चले जाएंगे वो तो चले जाए, लेकिन राजधर्म का पालन नहीं हो पाएगा। इससे मेरा ये मानना है। बिल्कुल सही है। उसे खरीद फरोख्त बढ़ेगा, लोगों का विश्वास उठ जाएगा, फिर ये पॉलिटिकल पार्टियों का बेरिंग है ना वो भी टूट जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार राजस्थान में पिछले दिनों 6 बसपा विधायकों ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा है। हालांकि संवैधानिक रूप से वो ठीक है, लेकिन जो एथिक्स है, जो मूल्य है, क्या मूल्य के आधार पर उनको ठीक ठहराया जा सकता है क्या? यदि वो ठीक नहीं है तो कांग्रेस को भी उससे बचना चाहिए। मैं एक बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि कांग्रेस ने राजस्थान में 6 बीएसपी विधायकों को लाकर अच्छा काम किया है, उनको वो मजबूती मिली है। लेकिन देश भर में बीएसपी कांग्रेस की इस नीति का विरोध करेगी। जो बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में एक माहौल तैयार हो सकता था, जो एक फ्रंट बन सकता था, जो एक मुहिम शुरू हो सकती थी, उस मुहिम को बीएसपी की नेता मायावती कामयाब नहीं होने देगी। क्योंकि जब जब मुहिम की बात होगी तब तक राजस्थान का नेगेटिव एग्जाम्पल पेश किया जाएगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किस प्रकार बीएसपी विधायकों को तोड़कर उनकी पार्टी में शामिल किया है। मैं फिर कहना चाहूंगा कि सैद्धांतिक रूप से ठीक है, लॉजिकली ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल ठीक है। हाँ, पिछली बार भी उन्होंने ऐसा किया, लेकिन आप एथिक्स कोइंसिडेंट संख्या भी वही है, संख्या भी वही है। अच्छा, और तो मंत्री भी वही। एक विधायक तो ऐसा है जो पिछली बार भी बीएसपी के विधायक थे, आज भी बीएसपी के विधायक है। तो मुझे कहना चाहिए कि जो पार्टी गांधी की दुहाई देती है, तो गांधी ने तो ये नहीं कहा था। गांधी ने तो ये कहा था कि जो सत्ता है, सत्ता हमारे लिए साधन मात्र होगी ताकि हम सत्ता के माध्यम से लोगों की समस्याओं को निदान कर सकें, कुरीतियां दूर कर सके, लोगों को अच्छे दिनों का आभास दिला सके। लेकिन लोगों ने तो सत्ता को साध्य मान लिया है। सत्ता प्राप्त करना ही राजनीतिक दलों का धर्म रह गया है, ऐसा मैं मानता हूं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पंकज जोशी जी के पास में जाना चाहूंगा मैं। पंकज जी, टेस्ट बिगड़ गया, कांग्रेस हारी नहीं और बीजेपी जीती नहीं, एक दूसरे की तरफ जो कहा जा रहा है। और जो सीटों का आंकड़ा है, मुझे नहीं लगता है कि मोदी साहब, शाह साहब की जोड़ी ने सोचा भी होगा कि महाराष्ट्र में और हरियाणा में ये पोजीशन हो सकती है, या गुजरात में बाई इलेक्शन में हमें इस तरह की सीटें मिलेंगी। मुझे लगता है कि 100 से परे, और एग्जिट पोल भी धराशायी होते दिखाई दे रहे हैं इसमें पूरी तरह से। तो क्या कहेंगे इससे, या बीजेपी को अपनी रणनीति में विचार करना चाहिए कि केवल राष्ट्रवाद के मुद्दे से या 370 से, ठीक है पुलवामा अटैक के बाद में आपने सर्जिकल स्ट्राइक की, देश ने एप्रिशिएट किया, राष्ट्रवाद का मुद्दा चला, 282 से 303 पे पहुंचा दिया मोदी साहब को। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर प्रयोग हर जगह ही फिट हो। मैंने साइंस में भी कुछ चीजें पढ़ी हैं कि हर टेम्परेचर पे हर प्रयोग करना होता है कि कौन सा टेम्परेचर किस प्रयोग के लिए सूट करता है। तो यह जरूरी नहीं है कि राष्ट्रवाद का मुद्दा हर जगह ही चले। मैं छोटा सा एक इंगित करना चाहूंगा यहां पे। आप लोगों ने यूपीए सरकार और महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार को 2014 से पहले जमकर कोसा किसानों की आत्महत्या पर। आप अचंभा करेंगे, ऑन रिकॉर्ड आंकड़े हैं ये। 16,000 4 साल के अंदर 12,000 किसानों ने वहां आत्महत्या की, आत्महत्या रोक नहीं पाए। आरक्षण का इश्यू चलिए आपने सुलझाया, मराठाओं को आरक्षण तो दे दिया, लेकिन वहां बेरोजगारी का जिस तरह से आलम बढ़ता चला गया, लॉ एंड ऑर्डर हर जगह, आप लोग कहते रहे कि कानून व्यवस्था राज्यों को देखनी चाहिए, लेकिन कानून व्यवस्था वैसी नहीं रही। तो हर जगह जिस चीज को लेकर के हम उन एजेंडे को भूल कैसे जाते हैं कि हम किस आधार पे हम जंप करके हमारी सरकार बनी, हम उसको भुला के चले गए। योगेंद्र जी, मेरे ख्याल में 69 वर्ष जो है टोटल लोकतंत्र को हुए हैं,
और शायद आपने जो आंकड़े दिए वैसे लगे जैसे कोई बेसिकली इतिहास के पूरे आंकड़े हों कि 200-250 साल का इतिहास। 73 हो। मैं आ रहा हूँ सर, 69 नहीं है सर, स्वतंत्रता को 73 हुए, लोकतंत्र 1950 में 69 नहीं है, पहली बात। और अभी शाम जी बड़े जोर से कह रहे थे कि तब जो है बीजेपी जो है तानाशाही और ये चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि देखिए हमारी पार्टी तो जो है 1977 में किसकी सरकार आई थी और 1980 में हम कितने से लोग थे, कितने लोग अलग होकर बने और कैसे बने? हम तो 2 लोग थे ना सर, हम तो नहीं कहा 150। 84 में आपके, हाँ 84 में आए ना, 1980 पर पहला चुनाव हुआ 1984 में, हम 2 आदमी आए है ना, लेकिन हमने तो नहीं कहा कि हम 150 साल पुरानी पार्टी है, हमने तो ये कहा 1980 में बने हम पार्टी, हमने तो कभी नहीं कहा, हम ये कर रहा हूं। और अभी जो है आप देखिए कि हरियाणा में 7 सीटें कम हुई है, 7 सीट्स कम हुई है, लेकिन ऐसा हो गया जैसे कोई हमने जो है हम जो है भारत से जो है हम चुनाव हार गए। नहीं, पंकज जी ये भी सबसे बड़ी बात है, हरियाणा को लेकर के कांग्रेस कार्य में हारे नहीं है और बीजेपी जीती नहीं है। नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं इनकी जवाब दे रहा हूँ, 75 की बात कर रहे थे ना, इसलिए बोल रहा हूँ 75 की बात वहां पे आपके बाद नारा था पंकज जी, आपके बार 75 बार। नहीं मैं कह रहा हूँ सर, तो मैं कह रहा हूँ आपको क्या नारा ही रखते कि अब की बात 0? नहीं कोई आदमी एग्जाम देने जाएगा तो क्या ये रख के जाएगा सर? जीरा लक्षण पे आज इनका मत तड़का दिया, बात करिए। योगेंद्र जी देखिए, जाटों ने विश्वास नहीं किया, वही जातिवाद जिसकी हम वो करते आए वही वो चीज है कि जाटों ने विश्वास नहीं किया। इट मीन्स कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं, देखिए आज मैं मुझे पत्रकार है ना, इसलिए जगह ऐसी चीज लगने के बाद आपको मैं यही कह रहा हूँ, पत्रकार है बता सकते, मैं यही कह रहा हूँ आपको। देखिए मैं कह रहा हूँ इतना सारा 7 सीट होगा, मैं आज सुबह से देख रहा हूँ कि 7 सीट कम हो गई, ऐसा लगने लगा है जैसे कोई बेसिकली कांग्रेस की जब यहाँ से केंद्र से 2014 में सरकार गई उतना बवंडर नहीं हुआ जितना बवंडर आज 7 सीटों पर कम होने पर लोगों को लगा। देखिए हमने कहा कि हम ऐसा कहीं नहीं है। देखिए छोटी सी बात, छोटी सी मैं आप ही की बात कहूँ, आपने कहा कि बवंडर मच गया। सर बवंडर इस वजह से मच गया, आप भी दिल से जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं, ये जो चुनाव था पहले दिन से जिस तरह का पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर बना हुआ था उसमें हिम्मत नहीं थी, बड़ी मुश्किल से रस्म अदायगी के लिए चुनाव लड़ा है विपक्ष ने, मैं आपको कह सकता हूं ये बात, रस्म अदायगी हरियाणा आपकी सर मैं आपके यहाँ चुनाव पूरी बात कर लूं सर, मेरी बात पूरी कर लूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि प्रतिपक्ष रस्म अदायगी के लिए चुनाव लड़ रहा था और नए प्रयोग करके घोड़ा को जो देखा, और दूसरी तरफ बीजेपी को इससे बेहतर एटमॉस्फेयर नहीं मिल सकता था। क्यों? कारण यह कि लोकसभा चुनाव में एक पुलवामा अटैक का जब रिएक्ट किया सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की, उस सर्जिकल स्ट्राइक का यहां पॉलिटिकल स्ट्राइक के रूप में क्लीन स्वीप करके जब बीजेपी जीती तो एक डर था प्रतिपक्ष के अंदर कि अभी 370 देश इसके खिलाफ बोलना हमारा बर्दाश्त नहीं करेगा, हम खामोश रहें। और अंदर खाने में ये चर्चाएं थी कि हार स्वीकार एक तरह से, लेकिन ये मालूम नहीं था कि अंदर इतना करंट चल रहा है। आज बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस को अफसोस होगा कि हम थोड़ी मेहनत करते तो आंकड़े बदल सकते थे। देखिए योगेंद्र जी मैं बहुत साफ से कहता हूं, यदि विपक्ष कमजोर है, विपक्ष यदि नहीं कर पा रहा मेहनत, इसमें गलती बीजेपी की। मैं कह रहा हूं देखिए आपने कुछ भी क्या हमने कार्यक्रम अच्छा मौका नहीं मिल सकता था आपको। 370 इसलिए हटाई थी कि देश पर जो है हमारा दोबारा शासन आ जाए। नहीं, क्या नीतियां इसलिए बनती है कि दोबारा शासन आ जाए, इसलिए नीतियां बनेंगी, मतलब राष्ट्रीय नीति नहीं। मोदी जी चुनाव में बात करेगा। मैं कह रहा हूं भाई आज आप तैयारी करके गए, आपके प्रश्न आए, आप यदि फर्स्ट रैंक पे आ गए तो आपने कहा कि नहीं साहब ये तो अब आपने जो है इसके कारण से, क्योंकि आप तैयारी करके आपका प्रश्न आ गया, मेरा प्रश्न नहीं आया इसलिए मैं फेल हो गया। देखिए इस चीज में मत जाइए, मैं आपको फिर कह रहा हूं आपको कि हर एक बार तैयारी करके आदमी जाता है। 7 सीटें आज कम हुई, 7 सीटें कम होने पर मुझे ऐसा लगा जैसे कोई हरियाणा में जो है कोई मतलब जो है परमाणु। अब वो कह रहे हैं साहब हम हुड्डा जी को पहले प्रोजेक्ट कर देते। अरे हमने मना किया था क्या? बीजेपी ने मना किया था कि पहले मत प्रोजेक्ट कीजिए। अभी दूसरी बार आपने कहा राजस्थान में जो है श्याम जी ने कहा है ना कि संगठन यदि और मेहनत करता, कि मुख्यमंत्री जी ने कहा संगठन और मेहनत करता तो जो है हम जो है दोनों सीट जीत जाते। और उधर सचिन जी और विवेक जी जो है वहां लेकर के गए कि सरकार के जो नेता थे यदि वहां पहुंच जाते तो हम दोनों सीट जीत जाते। उन्होंने वहां शिकायत करी। अरे भाई ये आपके आंतरिक मामले, आपने किया नहीं किया, क्या किया, ये तो सीधा आपकी चीजें। सर आज नॉलेज आप कांग्रेस के खिलाफ ज्यादा बता रहे हैं, मेरे को बीजेपी में क्या चल रहा है वो नहीं बता रहे हैं। बता रहा हूं ना आपको, मैं बता रहा हूं ना बीजेपी में क्या चल रहा है। देखिए बीजेपी में अरे सर कोई दुखी नहीं है सर। आपको देखिए बीजेपी में हम लोकतंत्र में हम 2 सीट थे तभी हम दुखी नहीं थे सर, हम कभी दुखी नहीं रहे। शाम जी हम जब पार्षद का चुनाव लड़के आए तब भी दुखी नहीं हुए, और हम जब मेयर का चुनाव लड़े तब भी दुखी नहीं हुए। देखिए हम कभी चीज दुखी नहीं होते। पहले बात देखिए हमने, देखिए दूसरी चीज, क्योंकि हमें इस चीज का, देखिए हमने फिर कहा ना आपको
कि इन चीजों का कोई ज्यादा वो नहीं है। लेकिन देखिए इस चुनाव में फिर हमने आपको कहा कि हरियाणा के अंदर जो है हमारी सीटें 7 कम हुई, लेकिन हम आपको फिर कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे और सरकार वहां चला के दिखाएंगे, पहली बात। और महाराष्ट्र में जो है अरे फिर देखिए अब आप जो है मेरे कहता है व्यक्तिवाद की राजनीति आप लेके आते हैं या हम लेके आते हैं? हमने कहा हमने प्रोजेक्ट किया था। अरे भाई हम काम कौन नहीं करता भाई? तो वसुंधरा जी को आपने कहा था देखिए उनका भी क्या हुआ था, ये तो हमने वसुंधरा जी के रहते चुनाव लड़ाना था ना, 73 सीट आई थी ना, हम 21 की तरह तो नहीं आए थे कांग्रेस की तरह। 2013 में जो है कांग्रेस ने क्या कहा था? 2013 में जब 150 सीटें कांग्रेस की थी जब उन्होंने क्या कहा था कि हम 5 ला रहे हैं या 21 ला रहे हैं, ये कहा था क्या? अरे भाई उन्होंने कहा था कि 21 ला रहे हैं, लेकिन उनकी स्थिति क्या हुई? 21 आए ना, हम 163 आए ना। देखिए मैं ये कह रहा हूं आपको कि हमने क्या कहा था और उन्होंने क्या कहा था, लेकिन हमने आपको फिर कहा 2 चीजें कि देखिए जहां तक बात है कि महाराष्ट्र जो है देश की जो है इकोनॉमी जो है स्टेट होने के बावजूद भी वहां जो है हम सरकार बना रहे हैं, और सरकार बनाने के बाद में भारतीय जनता पार्टी का 102 सीटें हैं वहां टोटल, और जो है 57 सीटें हमारे सहयोगी दलों की है, और वहां पर जो है बहुत कंफर्टेबल उसमें सरकार बना रहे हैं, इसमें कोई नहीं। लेकिन शिवसेना कह रहा है कि पहले हम आधे कार्यकाल की बात कर रहे हैं कि 50-50 करिए इसको। नहीं, अब वो 50-50 होगा या जो है कौन बनेगा करोड़पति 100% होगा 200% होगा कि जो है विशेषज्ञ राय ली जाएगी, ये एक अलग चीज है। अभी तो ये जयपुर में बैठे इनको भी क्या पता लगे अभी तो वो तो। लेकिन ये कह रहा हूं आपको कि हमारा जो है गठबंधन पहले से, उस गठबंधन के अंदर जो भी होगा हम सरकार बनाएंगे। लेकिन पहले आप जो भी चीजें मिलकर चुनाव नहीं लड़े थे? किसमें? नहीं, अब की बार हम पहले से मिलकर लड़े ना, तो इस बार पहले लड़े ना। कुल मिला के कहा जा सकता है हरियाणा और महाराष्ट्र बीजेपी को बड़ा लॉस हुआ है इसमें। देखिए मैं फिर कह रहा हूं आपको, लोकतंत्र के चुनाव में ये एक तरीके से परीक्षा है कि जिसमें नुकसान होता है। देखिए ये तो है इसकी, लेकिन पार्टी तो सवाल इसे उठ रहे हैं कि बीजेपी बचा नहीं पाती है ना। मैं कह रहा हूं देखिए 2014 के बाद जब चुनाव हुए थे, उपचुनाव हुए थे, 2014 में जब उपचुनाव हुए थे लोकसभा के उपचुनाव, आपको याद होगा कि लोकसभा के उपचुनाव में कांग्रेस जीती थी, और जब आपने कहा था कि 2019 में जो है मोदी जी नहीं आएंगे, 2024 की बातें नहीं करें, ये कहा था लोगों ने, और इसी मंच पे कहा था, आपके चैनल पर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होती तो नहीं आते। सुनिए एक मिनट, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होती तो नहीं आता तो आप पास नहीं होते। नहीं अगर सर्जिकल स्ट्राइक पुलवामा नहीं होता ये बोले, मैं नहीं बोला आपने मुझे। अरे साहब आप सब लोग, अरे भैया 7 सीटें इधर पीछे मत पड़िए, रुकिए तो सही ना। 2000 जब हम 14 के बाद कह रहे थे लगातार, तो आपने कहा था कि हरियाणा में एक चीज आपको सोचनी चाहिए, एक चीज सोचनी चाहिए। सोचेंगे साहब, लेकिन पहले बात सुनिए। क्या कह रहा हूं मैं, सोचो, सुनो मेरी सुनो। अब सोचेंगे आपके सारे मंत्री छोड़ के प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं, महाराष्ट्र में आपका प्रदेश अध्यक्ष आ गया। लेकिन ऐसा मत कीजिए, आप इस सलाह मत दीजिए। पहलवान भी हार गए, हमारे तो हार नहीं हारे, इनके तो जो 33 सालों से शासन था, 35 सालों शासन था, वो पार्टी ही खत्म हो गई। नहीं खत्म नहीं हुई पार्टी। क्या बात कर रहे हो? कांग्रेस इन्होंने कहा कि अब हमारे साथ मिलकर के आप चुनाव लड़ लें। नहीं, अरे भाई अभी आपको और नहीं है तो अब देख लीजिएगा। केरल में तो जिता ले गए, केरल में जिता ले भैया, तो केरल में बच गया ना, अब तो वेस्ट बंगाल तो गायब हो गया, और 45 साल शासन किया है, 45 साल शासन किया। आप देख लीजिएगा साहब, अभी आए थे चुनाव, 45 साल शासन किया है ना लगातार। चुनाव 5 साल में और लोकसभा के चुनाव आप तो 5 साल में रहे हो ना, 45 साल तो चले। मैं कह रहा हूँ आपको, एक स्टेट में रहे आप, हम तो जो है हिंदुस्तान में तो है, अभी आप चिंता मत कीजिए। और आप देखिए, वो आज तो दूसरा अवसर है, आज तो चिंतन का बड़ा विषय है। नहीं देखिए, नहीं तो ये चले जाएंगे फिर शहरी निकाय के ऊपर। नहीं देखिए, चिंता और चिंतन मैं वहीं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, दोनों चीज पा रहा हूँ। चिंता और चिंतन जो है सब चीज हमारे, देखिए आराम से, कोई चिंता बात इसकी गलत मत कीजिए। इस देश की राजनीति की कोई ज्यादा परेशानी होती है, हम जो है बड़ी उससे हैं। और मैंने फिर कहा आपको कि हम जो लोगों ने कहा कि जिन चीजों पर आज जो चुनाव हुए, वो चुनाव भी जो है देखिए निश्चित रूप चुनाव अभी फिर आएंगे, चुनाव फिर देख लीजिएगा। लेकिन बंगाल की स्थिति और दिल्ली की स्थिति आपके पक्ष में जाएगी? नहीं, सवाल ही नहीं। देखिए लोकतंत्र ही है, किसकी स्थिति जाएगी किसकी नहीं आएगी ये देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2019 के चुनाव में भी बड़ा दम ठोक करके आप लोग आए थे कि अब की बार सरकार नहीं आएंगे। नहीं, 2019 में क्लियर दिख रहा था नरेंद्र मोदी सरकार बनाएंगे, लेकिन इतनी मेजोरिटी सरकार बनाएंगे। कितनी 15-20 तो 6 महीने पहले क्या था? सर्जिकल स्ट्राइक 6 महीने पहले क्या था? नहीं, पुलवामा अटैक का जो वोट मांगे, नहीं सही से मेरा वोट मांग ले, उन्होंने फौजी का नाम करना चाहिए था क्या? फौजी का नाम वोट मांगे हटाई तो कौन से देश के पंकज जी, ये हो सकता है सरकार बनने के पंकज जी, ये हो सकता है कोइंसिडेंट हो। अभी भी चर्चा यही रही है कि वोटिंग के 2 दिन पहले
पहले सर मैं वोटिंग के 2 दिन पहले, एक दिन पहले सर्जिकल स्ट्राइक को उसी तरह से जोड़ा जा रहा है। तो क्या करोगे? दिवाली 2 दिन बाद फिर कर देंगे, फिर क्या नहीं करेंगे, अब तो बंगाल चुनाव में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। नहीं, अब आप कहेंगे कि साहब राम मंदिर बन जाएगा था, इन्होंने इसलिए बना दिया। और मैं कह रहा हूं जब राम मंदिर जो हमने वादे किए, राम मंदिर जो हमने वादे किए उन वादों को हम जो है पूरा कर रहे हैं। जो 70 साल से नहीं बना पाए, अब ये कह रहे हैं हम भी बनाने की जरूरत है, हम जो है हटा नहीं पाए, इन्होंने हटा दिया। भाई हम हटा दिए तो हमें इतनी ताकत थी ना कि हमने हटा दिया। और अब मैं फिर क्या बता रहा हूँ, देखिए इन चीजों में ऐसी कोई चीज नहीं है। और जहां तक लोकतंत्र की बातें करते हैं इन चीजों की, मैं कह रहा हूँ हाइब्रिड सिस्टम जो है, लोग आप तो राज्यपाल पे नहीं उठा रहे हैं सर, कहां चले गए अभी हम? अभी मुख्यमंत्री ने कह रहे हैं बाहर से भी आकर के चुनाव आदमी जो है अब इस मुद्दे से डाइवर्ट हो जाएंगे, इस मुद्दे से डाइवर्ट हो जाएंगे अपन यहीं पर। तो हम ऐसी कोई नीतियां आज तक जो है कहीं भी किसी भी राज्य में लेकर नहीं आए। हाइब्रिड सिस्टम पूरे सरकारों में जो है कम से कम जो है 21 राज्यों में से 18 विधानसभा में जा रहे हैं आपको कहीं लगे डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं? आप जो जिस निकाय चुनाव पे मत जाइए। चलो मैं एक छोटा नहीं, चलिए मैं लौट रहा हूं आपके पास में, मैं लौट रहा हूं। मैं एक छोटा सा सवाल मेरा धर्मवीर जी से होगा। धर्मवीर जी, मैं एक चीज जो बड़े गौर से एक देख रहा हूं मैं, मुझे ये बताइए कि एक्शन का रिएक्शन, नरेंद्र मोदी जी के हर स्पीच को मैंने बड़ी बारीकी से सुना है, अमित शाह साहब को सुना है, जिसमें कहा जा सकता है कि जैसे उकसाते हैं, उकसाना ताली ठोक के उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष से बताएं क्या वो 370 वापस लगा रहे हैं। अक्सर कहा करते थे। कांग्रेस साइलेंट रही, कोई रिएक्शन नहीं दिया, एकदम खामोश। तो ये दूसरी तरफ राष्ट्रवाद का मुद्दा का मजा एक बार चख चुकी थी बीजेपी लोकसभा में। 2 बातें यहां कोट करने की हैं। क्या वास्तव में राष्ट्रवाद का मुद्दा अब थोड़ा फीका पड़ता जा रहा है? देखिए, राष्ट्रवाद हमेशा राष्ट्रवाद है, खून का रंग लाल है, वो लाल है। हर हिंदुस्तानी में राष्ट्रवाद बसा पड़ा हुआ है, ये कोई खारिज नहीं कर सकता। अब अगर कोई कहे कि राष्ट्रवाद, हम जो कहें वही राष्ट्रवाद है, ये कहेंगे जो राष्ट्रवाद नहीं है, तो आई थिंक लोग इस पे विचार करते होंगे, क्योंकि आज वक्त ही ऐसा मंदी का दौर है। लोगों को यह भी चाहिए कि चलिए विश्वव्यापी मंदी है, लेकिन आप कुछ तो राहत दीजिए जनता को कि हाँ ठीक है, हम लोग खड़े हुए हैं और आपके लिए सरकार ये प्रयास कर रही है। वो रिफ्लेक्शन नहीं था। क्या ये कहा जा सकता है कि राष्ट्रवाद से ज्यादा जरूरी लोगों के लिए रोजगार हो गया, जिस पे सरकार को चर्चा करनी चाहिए? और दूसरा, प्रतिपक्ष का ये साइलेंट जो अटैक था, खामोशी रही, हर मुद्दे का रिएक्शन नहीं दिया, ये भी एक कहा जा सकता है उसका बेनिफिट मिला है विपक्ष को। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि लोगों को रोजी रोटी उसकी पहली प्रायोरिटी है। ठीक है कि जब देश रहेगा तो हम रहेंगे, यदि देश ही गुलाम हो जाएगा, दूसरे की शरण में चला जाएगा, तो व्यक्ति का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि व्यक्तियों के समुच्चय से ही देश बनता है। लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि व्यक्ति भूखा ना रहे, व्यक्ति के पेट में अन्न हो और रोजगार के साधन उपलब्ध हो। लेकिन जिस प्रकार देशव्यापी ही नहीं बल्कि विश्वव्यापी मंदी है, और उस मंदी की चपेट में हिंदुस्तान भी है। मुझे 2008 याद आता है, जो पूरी दुनिया में मंदी थी, लेकिन हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क था जो मंदी की मार से अछूता था। लेकिन आज लगता है 2019 में, क्योंकि मंदी हर 10 साल बाद आती है, यह भी एक रिकॉर्ड है। अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि हर 10 साल बाद मंदी आती है, लेकिन आज मंदी ने पूरे हिंदुस्तान को जकड़ने का प्रयास किया है। जिस प्रकार कल कारखानों से लोगों की छटनी हो रही है, जिस प्रकार क्रय शक्ति कम हुई है, जिस प्रकार डिमांड और सप्लाई का जो सिद्धांत होता है अर्थशास्त्र का, वो गड़बड़ा गया है। आज दीपावली दस्तक दे रही है, लेकिन जो खुशी का माहौल बाजारों में होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं में गायब नजर आता है। ऐसे में हम ये कहें कि राज्य सरकार की भूमिका है, तो मेरा ये भी स्पष्ट मानना है कि जो अर्थ के मामले हैं, वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के विश्वास से, भरोसे से, उनकी सुदृढ़ नीतियों से, उनके कार्यक्रम आता है मार्केट में, बिल्कुल उसी से वो प्रभावित होता है, दिखाई पड़ता है। तो ऐसे में मैं कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं अर्थ की दुनिया में भी केंद्र सरकार को अच्छा काम करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार हरियाणा व महाराष्ट्र में लोगों ने नाराजगी जताई है, मैं नाराजगी कहूंगा, नाराजगी जताई है, उसमें अर्थ की दुनिया में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एक मजबूती से कदम उठाना होगा, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। आज हम 21वीं सदी के दूसरे दशक में जी रहे हैं। आज पूरी दुनिया में जो एक मोबाइल क्रांति हुई है, सूचना विस्फोट क्रांति ने यह एहसास करा दिया है कि सरकार कुछ छिपा नहीं सकती। पहले एक दौर रहा होगा जब सरकार से
तथ्य बाहर नहीं आ पाते थे, लेकिन आज ऐसी अनेक सुविधाएं हैं जिनसे पता लग जाता है कि सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, विश्व बैंक उनके बारे में क्या सोचता है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उनके बारे में क्या सोचता है, पूर्व गवर्नर की उनके बारे में क्या राय है, और जो मुद्रास्फीति जो बढ़ रही है या कम हो रही है उसका क्या स्थिति है, जीडीपी क्यों निरंतर रसातल की ओर बढ़ रही है, इसका क्या कारण है। क्योंकि आज हर व्यक्ति के हाथ में जो मोबाइल क्रांति ने अनेकों अधिकार दे दिए हैं, वो समझने लगा है कि क्या ठीक है क्या गलत है। तो ऐसे में सरकार का धर्म बनता है, ये फर्ज बनता है कि वो इस आर्थिक मंदी की चपेट में जिस प्रकार हम फंसे हैं उसको निकाले। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा कि चुनाव कोई सा भी रहे हो, चाहे स्थानीय निकाय के चुनाव हो, पंचायती राज के चुनाव हो, राज्य के चुनाव हो, केंद्र के चुनाव हो, जो स्थानीय निकाय के चुनाव हो स्थानीय मुद्दों पे लड़े जाते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, जो स्टेट के चुनाव हो स्टेट के मुद्दों पे लड़ा जाता है, और एक केंद्र के चुनाव हो जो नेशनल इंटरनेशनल जो इश्यूज है उन पर लड़ा जाता है। लेकिन अब हम देखेंगे कि 1980 के दशक के बाद यह एक दूसरा दौर चल रहा है जब हर चुनाव में राष्ट्रवाद या राष्ट्रीय मुद्दे भी हावी हो रहे हैं। तो इसको मैं गलत नहीं मानता हूं, क्योंकि कुछ मुद्दे स्थानीय मुद्दे हो, कुछ राष्ट्रीय मुद्दे हो, तभी हम भली प्रकार से लेकिन पब्लिक इस पर विचार करती है सर। वो देखिए आप साथ में तो चला सकते हैं, लेकिन केवल टोटली आपका फोकस हो। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान सहित कई जगह पे छात्र संघ के चुनाव हुए 370-35 से, उसके बाद में बाई इलेक्शन 370-35 से, आपके बाद में स्टेट इलेक्शन 370-35 से। तो ये जो एक आधा, हाँ बिल्कुल बीजेपी ने कहा है कि हमारा मेन एजेंडा होगा, वो लोकल इश्यूज के साथ साथ तो ये चल सकता है कि हमारा एजेंडा, हमारी नीति, हमारी आइडियोलॉजी, उससे हम पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन आपके रोजगार के लिए हम ये कर रहे हैं, किसान के लिए हम ये कर रहे हैं, वो चीजें भी तो साथ में आनी चाहिए। आप उसका जिक्र मन से करें ही नहीं, केवल यही जिक्र करें कि प्रतिपक्ष एकदम निकम्मा रहा है, आज तक कुछ नहीं हुआ और हमने 370 ला करके खड़ा कर दिया। मेरा कहना है कि देखिए हर प्रयोग हमेशा सफल नहीं रहता है, आप साथ में चलिए, दूसरी चीजों को भी इंगित करिए। अब जनता चाहती क्या है ये भी तो देखना होगा। किसी के घर में मौत और वहां ढोल बजाने जा रहे हैं, ढोल हर जगह नहीं बजाए जाते हैं, जब घोड़ी पे दूल्हा बैठता है तभी ढोल बजते हैं। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं कि स्थानीय निकाय चुनाव में स्थानीय मुद्दे हावी होने चाहिए, स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए, लेकिन यदि उसमें राष्ट्रीय मुद्दों के कुछ विषय शामिल कर लिए जाएं, यानी 100 में से 70% स्थानीय मुद्दे हो गए, 80% स्थानीय मुद्दे हो गए, 20% राष्ट्रीय मुद्दे हो गए या जो क्षेत्रीय मुद्दे हो गए, उन पर यदि लड़ा जाए तो वो फलकारी होता है, हितकारी होता है, जनता के लिए भी फायदेमंद होता है। लेकिन यदि हमें चाहें कि पूरे ही राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए तो उसमें जिस प्रकार ये इंडिकेशन हुआ है, क्योंकि जो इंडिकेशन बड़ा खतरनाक है, भारतीय जनता पार्टी को विचार करना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि हम राष्ट्रीय मुद्दों पर कितना आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि स्थानीय मुद्दे भी लोगों की रोजी रोटी है, खान पान है, रहन सहन है, आवागमन है, क्योंकि व्यक्ति का तो स्थानीय मुद्दे ही उसको संरक्षण प्रदान करेंगे। स्थानीय मुद्दों का यदि हल नहीं हुआ तो अव्यवस्था का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा, क्योंकि कानून व्यवस्था भी मजबूत होनी चाहिए। जो स्टेट के सब्जेक्ट हैं उन पर स्टेट विचार करे, केंद्र के मुद्दों पर केंद्र विचार करे, स्थानीय मुद्दों पर स्थानीय सरकारें, लोकल बॉडीज विचार करें, तभी भारत का भली प्रकार समुचित, उससे कहना चाहिए ना कि संपूर्ण विकास हो पाएगा। यदि हम केवल ऊपर के पैमाने को आधार बनाकर नीचे के सवालों को हल करेंगे तो परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं आएगा। चलिए मैं एक छोटे से ब्रेक के ओर रुका हूं यहाँ पे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे, बने रहे आप जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं अब जनता के फैसले की। जनता ने 2 जगह क्लियर फैसला दिया कि कौन सत्ता बना सकता, कौन नहीं बना सकता, लेकिन जनता का फैसला है ये। जनता का फैसला ही होता है। और आप देख रहे हैं इस फैसले के मायने क्या है। क्लियर मेजोरिटी किसी एक दल को ना महाराष्ट्र में मिली है ना हरियाणा में मिली है, लेकिन महाराष्ट्र में यह कह सकते हैं कि गठबंधन में बीजेपी शिवसेना उन्हें क्लियर मेजोरिटी मिल गई है, लेकिन वहां पे भी सत्ता को लेकर के कोई खेल बनता और बिगड़ता दिखाई दे रहा है। जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं वह तो यही कहते हैं। हरियाणा में भी किंग मेकर की भूमिका में दुष्यंत चौटाला हो सकते हैं,
हालांकि देखिए हर वक्त हर पल स्थितियां भी बदल रही हैं, कौन किसके साथ जाएगा। प्रकाश सिंह बादल को ये जिम्मा दिया गया है कि वो दुष्यंत चौटाला से बात करेंगे, और क्योंकि एनडीए के वो घटक दल के नेता हैं, सरकार में शामिल हैं, उन्हें टास्क दिया गया है। भूपेंद्र हुड्डा को बिल्कुल फ्री हैंड सोनिया गांधी ने दे दिया है कि आप जिस तरह की भी परिस्थितियां हैं आप उनसे निपटिए, कैसे करना है, क्या करना है, किसको मनाना है। चर्चा यह रही पहले कि बीजेपी ने दुष्यंत चौटाला को डिप्टी सीएम का ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। फिर कांग्रेस ने दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री का ऑफर दिया, उसको लेकर के अब वो क्या चर्चा होती है। उनकी पार्टी की बैठक होनी है, चुने हुए विधायकों की बैठक होनी है, नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक होनी है। मैं एक बार फिर श्याम जी के पास में जाना चाहूंगा। श्याम जी, मैं दो चीजें, जैसे धर्मवीर जी से मैं बात कर रहा था, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यहां मुद्दों का अतिवाद कहें बीजेपी को, जिस पे एक बार फिर गौर फरमाना चाहिए कि हर जगह हर चीज नहीं चल पाती है, स्थानीय मुद्दों को भी फोकस करना इलेक्शन में जरूरी है, ये कहा जा सकता है। देखिए योगेंद्र जी, ये बात हकीकत में है कि आपने राज्यों में क्या जरूरत है, क्या कुछ होना चाहिए, उसको भूल करके केवल राष्ट्रवाद के नाम पर आप वोट मांग रहे थे। क्योंकि हरियाणा में देखिएगा रोजगार की समस्या बहुत बड़ी है, वहाँ पानी की समस्या का अभी समाधान पूरी तरीके से नहीं कर पाए। अब पिछले दिनों जिस प्रकार से राम रहीम की घटना घटी और उसके बाद आपने फिर उसके बाद उनको जमानत देने की बात करी, और फिर आपके मंत्री 15 लाख 20 लाख रुपए उसके चरणों में दे के आ गए। तो ये सारी बातें सब देखते हैं लोग। और जो जाट आंदोलन ने जिस प्रकार का विकराल रूप लिया था, और आपने उस वक्त तो उनको शांत करने की कोशिश कर ली, लेकिन आंतरिक रूप से वो आपके साथ नहीं हो पाए। और उसके आप खट्टर जिस प्रकार से कह रहे थे कि हम तो किसी को भी बैठा देंगे, वो शासन तो चला लेगा, लेकिन स्थिति ये कर देगा जो आज हुई है इनकी। आप जो पंकज जी कह रहे थे कि बहुत कम नहीं, 7 सीटें कम हो गई, सत्ता चली जाती है एक से। आप तो 7 की बात कर रहे हो, अटल जी की सरकार एक सीट पे चली गई थी। अब क्योंकि आपके पास साधन है, मैं मानता हूँ हेलीकॉप्टर आपके पास खूब पर्याप्त मात्रा में, आप हेलीकॉप्टर से बहुत चर्चा कर रहे हैं। 6 लोगों को उठा लिया इन्होंने, वो तो क्योंकि शासन इनके पास होता है, तो शासन का सदुपयोग हमेशा सत्ताधारी पार्टी करती है, मैं कहता हूँ, और विपक्ष करता है दुरुपयोग। मैं उसको कहता हूँ कि सत्ता का सदुपयोग करने का तो मादा किसमें होता है, केंद्र की सत्ता हो आपके पास और राज्य की सत्ता होती है, तो निश्चित रूप से गठबंधन में जो कुछ होता है वो पक्ष में जाता है हमेशा। और ये क्योंकि बीजेपी के पास सब कुछ है। आज कांग्रेस जो स्थिति में है, हुड्डा किस प्रकार से अंदर करंट था वो अब सामने आ गया, वो जिता के लिया है। कांग्रेस की स्थिति तो बहुत, शैलजा को बाद में आपने कारोबार दिया, और जिस प्रकार से अन्य जाति भी जिस प्रकार से बीजेपी से भटक गई, और इनका प्रदेश अध्यक्ष चुनाव हार गया, अधिकांश मंत्री चुनाव हार गए। इसका मतलब मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी को जिस प्रकार से काम करना चाहिए था नहीं कर पा रहे थे। मुख्यमंत्री जी तो घूम रहे थे पूरे क्षेत्र में, लेकिन संगठन जिस प्रकार से घूमना चाहिए था, वो प्रधानमंत्री भी बाद में घूमे, अमित शाह भी घूमे, और ये कह रहे थे कि कांग्रेस घोषणा कर दे कि 370 वापस लगा देंगे। तो इस प्रकार का आप अपने बातों को नहीं कह पा रहे थे कि आप किस प्रकार से हरियाणा को जिस प्रकार का माहौल आप पहले दे पाए थे, अब नहीं दे पाए आप। वहाँ की इंडस्ट्रीज संकट में है, लोग जा रहे हैं, मारुति का भी बहुत बड़ा आना नहीं चाह रहा। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कि आपने जो चीजें कही थी कि हम फिर से कौशल विकास को बहुत तेजी से बढ़ावा करेंगे, सब कुछ करेंगे, धरातल पे कुछ नहीं उतरा। और धरातल पे जब नहीं उतरा तो आम पब्लिक, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हमेशा लोकतंत्र ही जीतता है। पार्टियां हारती है चुनाव और जीतती हैं। आज पार्टी हारी भी नहीं, जीती भी नहीं, बीच में लटक गई बीच में। तो बड़ा यही कह रही है कि संतुष्टि जता रही है कांग्रेस। प्रियंका गांधी का मैं ट्वीट देख रहा था कि नतीजों से बड़ी खुशी है, यानी कि कांग्रेस हारी नहीं और बीजेपी वहां जीती नहीं है। अब देखिएगा कि राहुल गांधी ने कितनी मीटिंगें की, सोनिया जी ने एक ही मीटिंग की, प्रियंका तो गई नहीं वहां पर। अब क्योंकि आपने देखिए स्थानीय नेताओं का भरोसा किया। आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं जनता का फैसला। और मैं एक बार रुक करूंगा पंकज जोशी साहब का, जो भाजपा से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। पंकज जी, ये लगातार उंगली उठ रही है कि अमित शाह साहब और नरेंद्र मोदी जी, उन्हें थोड़ा सा अपने रवैये में बदलाव करना चाहिए। प्रतिपक्ष के लोग भी कह रहे हैं और हमारे साथ बैठे वरिष्ठ पत्रकार वो भी कह रहे हैं कि थोड़ा बदलाव करना चाहिए। बदलाव नहीं करेंगे तो ये एक उनके लिए एक क्लू है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। अब
देखिए योगेंद्र जी, मैं कह रहा हूँ कहीं दिशा में नहीं जा रहे आपको, मतलब मैं फिर आपको वही चीज पा रहा हूँ कि आपने कहा कि हरियाणा में 7 सीटें कम होगी तो ये लगा। मैं कह रहा हूँ कि लोगों की तो जो है पूरे देशों में जो है, मैं कह रहा हूँ कि 50 सालों में जो है जो इनका इनोवेशन था वही खत्म हो गया। आज हालात ये हैं कि जिनकी पार्टियां जो इजराइल में मोदी जी का दोस्त हार गया, आपको पता है जो है। देखिए मैं आप बीच में नहीं बोले तो ठीक लगेगा। हरियाणा, अपना हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान पे करिए फोकस। हरियाणा पे मैं कह रहा हूँ आपको कि 7 सीटें दुनिया में बदलाव हो रहा है। जो है कम आई। और जहां जहां कांग्रेस की सरकारें थी वहां पर यदि एंटी इनकम्बेंसी आप देखें तो पिछली बार सीटें कितनी रही, 2013 की यदि आप गणना करें, उसके बाद हमारे 2014 की बात करें तो उनके फर्क कितने थे। और आज हम जो है जहां पर पहले हमारी सरकारें थी उनके बाद भी आज दोबारा जो सरकार के अंदर है तो पोजीशन क्या है आज। तो पंकज कुल मिलाकर के कह सकते हैं इन परिणामों से बीजेपी को सबक नहीं लेगी। नहीं, सबक तो देखिए, सबक तो हमारी चीज से लेते हैं, हाँ, जीत से भी लेते हैं और हार से भी लेते हैं। देखिए पार्टी जो है लगातार, पार्टी कभी जीत और हार के ऊपर नहीं करती आई। पार्टी यदि जीत और हार पे होती तो 1970 में जनता पार्टी जब 1980 में थे तब हम उसकी बात करते कि 1980 में जो हम जनता पार्टी से अलग नहीं होते, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम सिद्धांतों की बात करते हैं। 1980 में अलग हुए और हमारे सिद्धांतों पे अलग हुए, और 1980 में होने के बाद 1984 में 2 सीटें आई। उसके बाद लगातार हमने जो है कभी ये नहीं कहा हमारे सिद्धांतों पे चलते रहे। उसके बाद भी जो है पहली सरकार होगी जिसने एक वोट के कारण जो है, अटल जी ने कहा कि वोट जो है लोकतंत्र में खरीदूंगा नहीं, एक वोट के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया और वापस सरकार बन करके आए। कभी ऐसी कोई वो नहीं है कि सीटों में। और मैं फिर आपको कह रहा हूं आपको कि ये जो चीजें हैं कि आज भी जो है महाराष्ट्र में जो है सरकार हमारी बनी, सरकार जो है सरकार के ऊपर कांग्रेस ने वहां क्या इतना गेन किया नहीं, बीजेपी आज अटल जी के सिद्धांतों पे चल रही है क्या? जो है आप कह रहे हैं कि भाई हरियाणा के अंदर, हरियाणा में नुकसान किसके कारण हुआ? पिछली बार जो सीटें थी भारतीय जनता पार्टी के 7 सीटें कम हुई, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल जो था उसकी पिछली साल 18 सीटें थी, उसकी सीटें नहीं आई। बेसिकली देखिए कई बार ऐसी होती है कि वहां कोई समीकरण ऐसे होते हैं कि उनके सीट्स के यदि कन्वर्जन होकर के कई वोट जाता है तो वो देखिए वहां कारण दूसरा था, इनेलो का दूसरा कारण रहा, वहां आपसी परिवार का झगड़ा जो रहा। अभय चौटाला ने इनेलो पे कब्जा किया, अजय के बेटे दुष्यंत चौटाला उन्होंने अपनी पार्टी के बना करके और उसके बैनर पे चुनाव लड़े, जननायक जनता पार्टी, तो वहां एक डिफरेंट था। हाँ, तो ये कह रहा हूं ना, उसका बेनिफिट जब जज्बा हुआ और उसके बाद जो समीकरण बने उसके कारण जो है ये स्थितियां पैदा हुई कि एक कृष्ण कुश्ती बनकर के। पंकज जी देखिए, फिर आपको कह रहा हूं, देखिए मैं फिर आपको 2 चीज कह रहा हूं। देखिए मैं आप कह रहा हूं कि आप आज की जो बहस है 2 दिन बाद आप जब सरकारें बन जाएगी तो बहस कर लीजिएगा इसमें क्या चीजें हैं, कौन क्या है। अब आप एक चीज मुझे बताइए कि ये कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस जो है इस चीज के लिए तैयार है, हुड्डा जी को यह कह दिया गया है कि जिनकी जो है सीटें 8 और 10 है उनके मुख्यमंत्री बना दीजिए। फिर आप कर्नाटक की तरह कहेंगे कि साहब जो है कर्नाटक में हमने तो नहीं कहा था कि जब उनको स्वामी को जब बेसिकली उन्होंने रोके कहा था कि मैं किस स्थिति में सरकार चला रहा हूं ये मैं जानता हूं, ये उस सभा के अंदर हम तो नहीं गए थे, या हम गए थे कोई कहने गए थे कि साहब जाकर के ऐसा कहिए इनको। और जितनी बार भी स्पीच आए उसके बाद आपने खुद ने देखा कि वहां टूटी क्यों सरकार, वहां सरकार बचाने के लिए आपने क्या नहीं किया। आप बॉम्बे लेके गए कि नहीं गए लोगों को, आपने सरकार से क्या क्या नहीं किया, आपने सरकार बचाने के लिए आपने लोगों को प्रलोभन दिए कि नहीं दिए, लेकिन फिर भी नहीं बच पाई आपकी सरकार। तो मैं कह रहा हूं कि क्या बेसिकली इस देश के अंदर लोकतंत्र का ये मजाक उड़ा करके ये ऐसी चीजें अपनानी है कि भाई इससे हम हार रहे हैं, इससे चीजें। मैंने फिर कहा आपको लार्जेस्ट पार्टी जो है हरियाणा में, इसका जवाब तो श्याम सुंदर शर्मा साहब देंगे। सैद्धांतिक बात कर रहे हैं पंकज जोशी जी। दूसरी चीज आ रहा हूं अभी मेरे से बात कर रहे थे साहब, आपने कहा कि कई चीजों का मुद्दा है शांत रह दिया जाना चाहिए। क्या बेसिकली जो है मीडिया से, आप खुद मीडिया जुड़े हुए हैं, बहुत टाइम से जो है कांग्रेस के जो है प्रतिनिधि नहीं है। या तो ये है कि भाई आप ये कहते हैं शांति से दिया जाना चाहिए, तो मेरे ख्याल में मीडिया पे लोगों को आना नहीं चाहिए। नहीं क्या किसी पार्टी के प्रतिनिधि को आना जो है जैसे कांग्रेस कर रही है वैसा क्या रूल अपनाना चाहिए क्या? आज प्रदेश के अंदर मुझे लगता नहीं है कि इतने टाइम से कांग्रेस की सरकार है, क्या उनकी जवाबदेही नहीं बनती क्या? लेकिन उनकी जवाबदेही नहीं है, क्योंकि आपने कहा कि नहीं ये भी एक अच्छा तरीका है। क्यों? क्योंकि निश्चित आपने बात बिल्कुल सही कही है कि जब भी बच्चा यदि कोई आदमी जो है सक्सेस होती है तो बेसिकली उसकी जो गलती भी है उसको भी जो है माना जाता है कि नहीं ये चीज ठीक हुई है। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि इन चीजों का देखिए हो सकता है कोई छोटा कम जो है समय का कोई असर रहा हो, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने खुद प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके कहा है ना कि हम काम करते रहेंगे, हम काम करेंगे, अच्छे काम अभी भी करते रहेंगे। और अभी भी जो हरियाणा में और महाराष्ट्र में जो जनता ने मैंडेट दिया है हम उसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं। हमें कहीं कोई गुरेज नहीं है, कहीं हमें परेशानी नहीं है। जो चीजें होंगी निश्चित रूप से पार्टी विचार करेगी कि क्या रहा, कितना रहा, और पार्टी फिर जो है वापस उसी चीज में आएगी कि क्यों सीटें कम हुई, किस कारण से कम हुई। और मैं फिर आपको कह रहा हूं कि आने वाले टाइम पर फिर आप देखिएगा कि जो इलेक्शन होंगे उनके अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। चलिए श्याम जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी का देखिए अपना एक तरीका है सोचने का। बीजेपी यूं तो कह रही है हार और जीत दोनों से सबक लेते हैं, हर चीज को हम लेसन की तरह देखते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि बीजेपी को कुछ ट्रैक बदलना होगा राष्ट्रवाद के मुद्दे का? देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि बीजेपी मूल सिद्धांतों को भूल गई, उन्होंने अपने लोगों को तरजीह देना बंद कर दिया, बल्कि वो लोग
जिताऊ इनको ज्यादा पसंद आने लगे, उनको मूल कार्यकर्ता नहीं पसंद आने लगा। अब किसी भी तरह से हमको सत्ता आनी चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको सत्ता चाहिए, और सत्ता में वो लोग भी आ जाए जो कि हमारी खिलाफत करते रहे आज तक, और वो पार्टी में आकर के जिस तरह के माहौल में जो चीज, देखिए मुंबई का अगर देखें, मऊ निश्चित रूप से आर्थिक रूप से राजधानी मुंबई माना जाता है देश का, बिल्कुल। और वो जिस तरह का संकट देख रहा था और वहां के लोग जिस प्रकार से चल रहे थे, आप बहुत सारी चीजें कह रहे थे। अब शिवसेना को पहली बार आपने भाई बना करके चुनाव लड़ा, और भाई ने आपका जो हाल किया, वो तो आपको भाई धोखा देता है, ये आपको ज्यादा बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही, क्योंकि आप धोखा कौन सा है? अरे सुन तो लीजिए, आपने कहा धोखा कौन सा है? अरे धोखा नहीं, अब क्योंकि आप पहले सीटें कम हो जाने के कारण, आपका कारण क्या रहा, आप सीटें कम लड़ पाए। अभी देखिए सीएम पद की डिमांड की है शिवसेना ने कि मुख्यमंत्री हमारा होना चाहिए। तो इनको अब देखिए, पिछली बार नहीं की थी क्या? अरे पिछली बार तुमको अस्तित्व संकट में था, आप देखिए इस चीज में डिमांड पिछली बार बीजेपी को ज्यादा खतरा नहीं था, कुछ सीटें। अब आपके पिछली बार क्या मैं कह रहा हूँ, पिछली बार भी पंकज जी मेरी बात सुनिएगा, ज्यादा ये कम हो, एक चीज का फर्क है, एक ही वोट का तो फर्क है। आप सुन तो लीजिए पंकज जी, क्योंकि आप उस वक्त ऐसे कहने की स्थिति में इसलिए नहीं थे कि आप पहले अच्छी स्थिति में थे, आप कमजोर स्थिति में हैं वहां पर। इसलिए शिवसेना को पीछे से अगर आपकी एनसीपी सपोर्ट कर रही है और वो कहेगी कि मुख्यमंत्री बनिए आप, और कांग्रेस कहेगी हम बाहर से समर्थन देने के तैयार है। मैंने नहीं कहा ये, अभी जो है उनके जो चीफ है उनका बयान आया कि हमने नहीं कहा ऐसा कोई, नहीं उन्होंने कहा, एनसीपी ने कहा कि हमने नहीं कहा ऐसा। और यदि फिर मैं कह रहा हूं, यदि कांग्रेस भी जो है उन्होंने नहीं कहा, किसी ने कह रहे थे कि कांग्रेस जो है सपोर्ट कर सकती है, कांग्रेस सपोर्ट करती, और कांग्रेस यदि जो है उनके आदर्शों को जो है मुखर्जी के आदर्श से बात कर रहे हैं, हमारी सरकार कौन से आदर्श से बात कर रहे हैं? भूल गए, कुछ भी पार्टी का निर्माण कैसे हुआ? शिवसेना आज भी जो है, शिवसेना आज का निर्माण किस चीज शिवसेना किस चीज से निर्माण हुआ? बीजेपी के लिए निर्माण हुआ, छोड़ दिया। नहीं, सत्ता के लिए निर्माण हुआ। किसका? जनसंघ का सत्ता के लिए भूल गया। निर्माण किस चीज के लिए हुआ था? 370 जिसको नहीं हुआ था, जनसंघ का तो निर्माण तो किया कि नहीं किया? पंकज जी मैं बताया कोई सरकार आकर कि जिसने बहुमत में आकर के किया हो कि हाँ हमने ये वादा किया था और हमने पूरा कर दिया। आपने 70 साल तक जो है लोगों को धोखे में रखा, और हमने कहा कि हमने कहा कि मूल सिद्धांतों से भटक गए। कौन से मूल सिद्धांतों पर भटक गए? हमने कहा धारा 370 होनी चाहिए, सेक्शन 35 हटनी चाहिए, हमने उसे परिवर्तन होने चाहिए, हमने कहा राम मंदिर बनना चाहिए, हमने कहा कि उन चीजों पर आज भी खड़े हुए बनना चाहिए। अध्यादेश नहीं लाए आप? अरे अध्यादेश नहीं ला रहे ना, हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान कर रहे हैं। दिवाली पे जो है दीपक जलाइए, आइए तो सही यार। आप तो 370 के बाद जो है आकर के जो है उनका विरोध करने पर जुटे हुए थे। आपने तो इतनी हिम्मत नहीं जुटाई, कहते तो सही कि हाँ ये चीज ठीक थी। पंकज जी आप तो जाकर के आप तो लोगों की ये कहने लग गए कि सेपरेटिस्टों को जो है बंदी कर रखा है, उनको जो है नजरबंद कर दिया है, उनकी जो है मुंह में मुंह बुला आपने जो है अब्दुल कलाम मुख्यमंत्री है, चुनाव करा नहीं बनाया। नहीं, चुनाव क्यों नहीं कराया? आपने चुनाव क्यों नहीं करा रहे? चुनाव क्यों नहीं करा रहे? क्या नहीं, चुनाव क्यों नहीं करा रहे? कश्मीर चुनाव कराए? कश्मीर में अरे चुनाव करा देंगे, चुनाव आप 90 दिन से लोगों को फेल कराएंगे, 90 दिन से फेल कराएंगे, बेंगल में वहां की जनता बताइए कि अच्छा या गलत है, वहां की जनता बताइए और चुनाव की जनता आएगी 370 आपके नहीं 370 में जो है उसका नतीजा तो वहां से मिलेगा आपको। कह रहे हम बंगाल में चुनाव कराएंगे, वो टाइम है तो चुनाव क्यों नहीं हो रहे ना? बंगाल में चुनाव होंगे, इसमें क्या बात है? चुनाव होंगे, दिल्ली में नहीं कराया आपने, दिल्ली में कष्टा दिया आपने, क्योंकि कर्नाटक में क्यों नहीं कराए? कर्नाटक में आपका चुनाव कर्नाटक में क्यों नहीं कराए? दिल्ली में चुनाव कर्नाटक में क्यों नहीं कराए? दिल्ली में चुनाव कर्नाटक में क्यों नहीं कराया आपने चुनाव? किसने नहीं कराए? आपने बाई इलेक्शन ये भी क्यों नहीं कराया उपचुनाव? मतलब सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली अरे आपके चुनाव आए हो ना, आपके चुनाव अच्छा चुनाव चल रहे जो संविधान में स्टे तो नहीं है, स्टे तो नहीं है ना, स्टे तो नहीं है ना, तो क्यों रोका उसने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अभी तक नहीं कहा उसने, कभी नहीं चुनाव नहीं कराया भैया, उसने नहीं कहा कल दुआ बिल्कुल नहीं कहा। आप जाके बता दीजिएगा, कहाँ लिखा है? बता दीजिएगा।
नहीं कहा है। ऑर्डर इनको बताएंगे, सिर्फ ये बता दीजिएगा एक बार, और इनको जो है इनके पहले ये चीज क्लियर कर दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, दखल से मना किया, दखल का मतलब इलेक्शन नहीं होंगे, हाँ चुनाव नहीं होंगे, चुनाव कराना चाहिए ना। अरे फिर जब कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, मतलब आप कैसी स्थिति है, आप लोग तो चुनाव कराना चाहिए ना, क्यों नहीं कराओ? आप लोग जो है जब उनको पार्टी से निकाल दिया, उनका है तो इसलिए आपकी हालत ठीक नहीं है। अरे आपकी हालत क्या है? जिस दिन सुप्रीम कोर्ट खरीद फरोख्त करके आप सत्ता चला रहे हो, डिसीजन करते रहे हो। अरे भैया जिस आपका बहुमत है क्या वहाँ पे? जिस दिन सुप्रीम कर्नाटक में क्या बहुमत है? अरे बहुमत सिद्ध किया है ना, जितना होना चाहिए उतना है क्या? अरे जितना होना चाहिए उतना चाहिए क्या? बस तो स्थिति है, आप लोगों को बाहर करके बहुमत सिद्ध कर रहे हो आप। लोगों को बाहर करके बहुमत सिद्ध आप करेंगे वहां एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया चल रही है, तो एक देश में है। मतलब आप भी जो है खरीद फरोख्त करके चल रहे हो ना, खरीद फरोख्त के चल रहे हो ना। हम तो विरोध है 370 के, कोई डर नहीं हमें आपसे। हम विरोधी है बिल्कुल, आपने गलत हटाई है, आप सीधे तो बिल्कुल गलत हटाइए। 11 राज्यों में भी जमीन खरीदने का पावर नहीं है, तो आपने वहां पे क्यों? भैया जमीन खरीदने बीजेपी विरोध कर रही है, वहां का बीजेपी खुद विरोध कर रहे हैं। 370 पढ़े हो हमने, क्या किया 370 में? खाली पागल बना रहे हो, देश को पागल बना रहे हो आप। 370 के नाम पे देश को आपको सबक सिखाया, आपको सिखा दिया ना अभी इन्होंने, आपको दिखा दिया ना। अरे भैया जनता ने आपको सिखा दिया, सीपीएम की तारे दिखा दिया बंगाल वहां पे। भैया आप किसके साथ? गुजरात में भी तारे दिखा दिया आपको भाई साहब, उपचुनाव में सारे में तारे दिखाई दिए। मैं माफी चाहूंगा, कुल मिला भी तारे दिखा दिए। चले कुल मिला देखिए चंद्रमा भी देखेंगे, रिजल्ट बड़े चौंकाने वाले वो है चलिए रिजल्ट बड़े चौंकाने वाले हैं। गुजरात में बीजेपी के लिए झटका कहा जा सकता है। 4 सीट हरियाणा के अंदर आ रही है, बीजेपी जो सोच के चल रही थी उसके अनुसार परिणाम नहीं आए, यानी कि सरकार बनाने के लिए जो मेजोरिटी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई है। महाराष्ट्र में गठबंधन को यानी कि बीजेपी शिवसेना को बहुमत तो मिल गया, लेकिन शिवसेना की डिमांड ने बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। उनका कहना है कि अब आदित्य ठाकरे को भी मुख्यमंत्री बनना है। 2.5 साल आप चलाइए, 2.5 साल हम चलाएंगे। अब फार्मूले में होगा क्या, ये देखने वाला एक दिलचस्प नजारा अभी आप लोगों के सामने और रहेगा। जैसे जैसे चीजें सामने आएंगी वैसे वैसे ही ये तूफान तेज होगा, ठंडा होगा, दिल थाम के बैठना होगा आपको। दिवाली के पटाखे तो चलेंगे, लेकिन अब किस ओर कैसे चलते हैं ये देखने वाली बात होगी। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।